Hello बच्चों, welcome to the new chapter Acid Bases and Salts. Now this chapter is for the CBSE students and today we are going to discuss about specifically acids. ठीक है, तो चैप्टर का नाम है आपका Acids, Bases and Salts. ठीक है. So as the name suggests, आप कोई भी कंपाउंड को तीन कैटेगरी में आप क्लासिफाई कर सकते हो. So basically there are many other methods also to classify compounds, but we are going to study this method of classification. तो इसमें आप किसी भी एक कंपाउंड को या आप एसिड, बेस या फिर आप उसको सॉल्ट की कैटेगरी में डाल सकते हो. ठीक है. So now today we are going to discuss specifically acids. Now before we go into the details of acids, मुझे पहले आपको ये समझाना पड़ेगा that how do I identify whether this is an acid or it is a base. We have certain chemicals called as indicators. ठीक है, we have indicators. So indicators basically दो टाइप के होते हैं. First is natural and the other ones are synthetic. ठीक है. अब ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं ना कि मतलब आप किसी एक एसिडिक सब्सटेंस में आप वो इंडिकेटर डालो तो वो आपको कुछ तो इंडिकेट करेगा आइदर बाय चेंज इन कलर और इन स्मेल. ठीक है. एंड आपको पता चल जाएगा कि ये सब्सटेंस एसिडिक है या नहीं है. तो सबसे पहले जो सबसे नेचुरल इंडिकेटर है दैट इज लिटमस. ठीक है. अब लिटमस जो है इट इज ओरिजिनली उसका कलर पर्पल होता है. ठीक है. लेकिन हम लोग थोड़ा उसका कलर चेंज करके अपने कन्वीनियंस के लिए उसको हम लोग बना लेते हैं आइदर रेड और ब्लू. ठीक है. तो लिटमस जो है आपको रेड नहीं तो ब्लू कलर का मिलेगा. ओरिजिनली इट इज पर्पल इन कलर. अब ये लिटमस एक्चुअली एक प्लांट है लाइचिन करके उसका एक्सट्रैक्ट है ये. ठीक है. सो दैट इज अबाउट लिटमस. देन देयर आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स आल्सो. द फर्स्ट वन इज फिनोल्फथैलीन. एंड द सेकंड वन इज मिथाइल ऑरेंज. तो अब ये दो जो इंडिकेटर्स है ना दे आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स, मैन मेड है. ठीक है. ये हम लोग को नेचुरली मिलता है. अब ये काम कैसे करते हैं. तो फिनोल्फथैलीन जो है उसका ओरिजिनली इट इज कलरलेस. ठीक है. अब इस लिक्विड को अगर मैं एक एसिड के अंदर डालता हूं तो इट विल नॉट चेंज इट्स ओन कलर. मतलब खुद का कलर चेंज होता है. बेसिकली इंडिकेटर्स आर लाइक डाइज. ठीक है. अगर आप डाई को पानी में डालोगे तो जो डाई का कलर होगा पानी का भी वही कलर हो जाता है. अब वही डाई किए हुए पानी को अगर मैं एसिडिक मीडियम में डालूंगा तो शायद उसका कलर चेंज हो जाए एंड बेस में डालूंगा तो कुछ और कलर चेंज हो जाए. सो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई. सो कलरलेस में अगर फिनोल्फथैलीन एक कलरलेस लिक्विड है उसको अगर मैं एक एसिडिक सोल्यूशन के अंदर डालता हूं तो वो कलरलेस रहेगा. ठीक है. और अगर उसको मैं एक बेसिक सॉल्यूशन में डालता हूं, ठीक है, या बेस के साथ एक मिक्स कर देता हूं तो वो पिंक कलर का हो जाएगा. ठीक है. फिनोल्फथैलीन खुद कलरलेस होता है. अगर उसको मैं बेस के अंदर डालूं तो पिंक कलर हो जाएगा. अगर फिनोल्फथैलीन को मैं एसिड के अंदर डालूं तो वो कलरलेस ही रहेगा. खुद भी कलरलेस है और रहेगा भी कलरलेस. अब मिथाइल ऑरेंज एज इट्स नेम सजेस्ट ओरिजिनली उसका कलर क्या होता है. ऑरेंज कलर का होता है. ये जो लिक्विड है ऑरेंज इन कलर होता है. अब इसको मैं एक एसिड के अंदर डालता हूं. ठीक है. मिथाइल ऑरेंज को मैं एसिड के अंदर डालता हूं तो वो रेड कलर का हो जाएगा. तो पूरा सॉल्यूशन रेड हो जाएगा. तो अगर मिथाइल एक एसिड्स आर कलरलेस. अगर मैं कलरलेस एसिड की बात करता हूं जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड
वो ग्लास में मैंने लेके रखा है। नाउ मुझे पता, आई डोंट नो दैट इज अ एसिड, किसी ने मुझे दे दिया और मुझे पूछा है कि भैया आप बताओ कि ये एसिड है या बेस है। तो मैं क्या करूँगा, उसके अंदर मिथाइल ऑरेंज का 1 या 2 ड्रॉप डाल दूंगा। 1 ड्रॉप इज मोर देन इनफ। अगर वो ड्रॉप ऑरेंज कलर का ड्रॉप डालने पे पानी अगर होता तो पूरा पानी ऑरेंज कलर का हो जाता, लेकिन वो एसिड है तो ये ऑरेंज कलर का ड्रॉप डालने पे पूरा सॉल्यूशन ऑरेंज नहीं हुआ बल्कि रेड हो गया, दैट मींस इट इज एन एसिड। ठीक है, और अगर ये बेस हुआ, ठीक है, तो ये येलो कलर का लिक्विड बन जाएगा। अगर मिथाइल ऑरेंज को अगर मैं एक बेस के अंदर डालता हूँ, जैसे कि NaOH, इट इज अ बेस, वो भी ट्रांसपेरेंट है पानी के जैसा क्लियर। अभी उसके अंदर मैं येलो कलर का ऑरेंज मिथाइल ऑरेंज डालता हूँ तो ऑरेंज, अगर पानी होता तो पूरा सोल्यूशन ऑरेंज हो जाता, बट बिकॉज इट इज अ बेस, वो ऑरेंज कलर का ड्रॉप जब वो बेस के अंदर मिक्स होगा तो पूरा येलो कलर का बन जाएगा, पूरा सोल्यूशन को येलो कर देगा। सो दिस विल इंडिकेट दैट मेरा मिथाइल ऑरेंज अगर येलो कलर का हो जाता है so that means that is a base। अगर मिथाइल ऑरेंज को सोल्यूशन पे डालने पे वो सोल्यूशन रेड कलर का हो जाता है, that means वो सोल्यूशन एसिड था। सेम फिनोल्फथालीन के लिए, अगर कलरलेस फिनोल्फथालीन को मैं एसिड के अंदर डालता हूँ तो कलरलेस ही रहेगा, और अगर कलरलेस फिनोल्फथालीन को मैं बेस के अंदर डालता हूँ तो पिंक कलर का हो जाएगा। अब आ जाते हैं लिटमस के ऊपर। ठीक है, तो लिटमस जो है उसका थोड़ा कहानी अलग है। अगर एसिड है तो एसिड के अंदर हम लोग ब्लू लिटमस यूज करते हैं। तो मतलब अभी मुझे तो पता नहीं, एक सोल्यूशन दे दिया है ट्रांसपेरेंट है, मुझे पता भी नहीं कि ये एसिड है या बेस है, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं रेड लिटमस और ब्लू लिटमस सोल्यूशन दोनों से टेस्ट करूँगा। ठीक है, तो रेड लिटमस सोल्यूशन, तो अगर एसिड होगा, और समझ लो मुझे तो नहीं पता, मैंने सबसे पहले रेड लिटमस सोल्यूशन लिया, उसका 1 ड्रॉप मैंने उस कंटेनर के अंदर डाला। तो ये कंटेनर के अंदर मेरा एक सब्सटेंस है, आई डोंट नो वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक। ठीक है, उसके अंदर मैं एक ड्रॉप ऑफ लिटमस डाल दूँ। कौन सा लिटमस है, समझ लो रेड लिटमस है। रेड लिटमस इसके अंदर जाएगा, और अगर ये पूरा सॉल्यूशन पानी होता तो रेड कलर का हो जाएगा, लेकिन ये अगर एसिड हुआ तो ये रेड लिटमस ये पूरे सॉल्यूशन को ब्लू कर देगा। तो रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। ठीक है, तो अगर रेड लिटमस ब्लू बन जाता है दैट मींस इट इज एन एसिड। ठीक है, अभी बेस के लिए देखता हूं मैं। बेस के लिए हम लोग जो है वो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन लेते हैं। तो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन अगर रेड हो गया दैट मींस इट इज अ बेस। तो यही अभी ये समझ लो, ये जो कंपाउंड है मेरे पास, जो लिक्विड है इसके अंदर, दैट इज अ बेस, लेट्स से NaOH। उसके अंदर अगर मैंने ब्लू लिटमस का ड्रॉप डाल दिया और अगर पूरा सॉल्यूशन रेड हो गया दैट मींस इट इज अ बेस, इट इज अ बेसिक सब्सटेंस। सो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई। अभी इसमें याद कैसे रखना है, दैट इज अ हेडेक कि सर बहुत कंफ्यूजन है, फिनोल्फथालीन का कौन सा कलर होता है, मिथाइल ऑरेंज का तो चलो पता चल जाता है, नाम नहीं ऑरेंज है तो ऑरेंज कलर का है, लेकिन एसिड में कौन सा कलर होगा, बेस में कौन सा कलर होगा, कैसे पता चलेगा। सो उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। सो यू कैन रिमेंबर दीज 2 वर्ड्स। मोरा एंड मूवी। ठीक है, मोरा एक लड़के का नाम था, मूवी एक लड़की का नाम था। तो मोरा मतलब क्या, मिथाइल ऑरेंज इज रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन, मिथाइल ऑरेंज इज येलो इन बेसिक सॉल्यूशन। ब्लू इन येलो सॉल्यूशन नहीं होता ना, इसीलिए येलो इन बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये याद रख लो, मोरा और मोरबी। अभी फिनोल्फथालीन के लिए भी अपने पास एक है, तो फिनोल्फथालीन है PCCA एंड दूसरा है PC BP। PCCA पप्पू चला
चुराने अंडा, मतलब phenolphthalein is colorless and remains colorless in acidic solutions. पप्पू चला चुराने अंडा, ठीक है, ये याद रख लो. और phenolphthalein is colorless and turns pink when added to a base. अब इसको कैसे याद रखेंगे? पप्पू चला भैंस पकड़ने, पप्पू चला भैंस पकड़ने, ठीक है. तो you know that B is for base, A is for acid. Sorry, हाँ, C is for colorless, ठीक है, ये वाला C भी colorless ही है. This C is also colorless क्योंकि phenolphthalein का color is colorless. B is for भैंस and this is for पकड़ने. So basically भैंस नहीं, इसको मैं बेस बोलूँगा, भैंस तो अपना सीक्रेट कोड वर्ड है. And P is for pink, so you can remember this. Okay, so phenolphthalein is colorless in nature. It is still colorless in an acidic solution. Phenolphthalein is colorless in nature, but it turns pink in a basic solution. ऐसे याद रख सकते हो. तो ये याद रख लो, पप्पू चला चुराने अंडा, पप्पू चला भैंस पकड़ने, ठीक है. तो आपको सारे कलर्स याद हो जाएंगे. एंड ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, तो एसिडिक, एंड रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, तो बेस. ये तो काफी सिंपल है, तो इसका जरूरत नहीं है, ठीक है. सो दिस इज अबाउट इंडिकेटर्स कि आप कैसे कोई सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करोगे वेदर इट इज एन एसिड और इट इज एन बेस. सो आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, ये सारा इंफॉर्मेशन लिख लीजिए, डोंट फॉरगेट टू राइट द ट्रिक्स, ठीक है. एंड मैं इसको इरेज करके वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, सो अभी नेक्स्ट देयर इज अ स्मॉल टॉपिक व्हिच इज बेसिकली कॉल्ड इंडिकेटर्स का एक छोटा सा अलग पार्ट है, दैट इज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. तो काफी बार ओल्फैक्टरी मतलब क्या, दे आर सेंसर्स इन द नोज, ठीक है, दोज आर द रिसेप्टर्स, स्मेल रिसेप्टर्स. तो इसीलिए certain indicators are called olfactory indicators. Now why are they called olfactory indicators? तो basically natural होते हैं ये indicators. तो उसके दो indicators होते हैं, onion and vanilla. Onion and vanilla, ठीक है. तो अभी क्या होता है ना, ऑनियन का एक्सट्रैक्ट, मतलब ऑनियन को क्रश करके उसका जो रस निकलता है उसको आप एक कपड़े में भिगो दो, ठीक है. अभी आप ऑब्वियसली ऑनियन की स्मेल सबको पता है. अभी उसी क्लॉथ पे अगर मैं एसिड डालता हूँ, ठीक है, और फिर उस क्लॉथ को स्मेल करूंगा तो भी मुझे ऑनियन का ही स्मेल आएगा. दैट मीन्स कि ये जो सोल्यूशन मैंने डाला था दैट इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है, क्योंकि एसिड में ऑनियन का स्मेल चेंज नहीं होगा. अभी उसी ऑनियन के रस वाले कपड़े पे अगर मैं एक दो ड्रॉप बेसिक सोल्यूशन का डालता हूँ जो कि बेस है, ठीक है, और फिर मैं स्मेल करूंगा तो मुझे ऑनियन का स्मेल ही नहीं आएगा. तो अगर ऑनियन का स्मेल गायब हो जाता है तो दैट मीन्स इट इज अ बेस. अगर ऑनियन का स्मेल कंटिन्यूसली आता है आपको, दैट मीन्स वो सोल्यूशन एसिडिक था. सिमिलरली आप वेनिला के लिए कर सकते हो, उसमें भी सेम रिजल्ट है. अब वेनिला एक्सट्रैक्ट को एक कपड़े पे डालो, उसके ऊपर एसिड डालो, तो वेनिला का स्मेल सबको पता है, एसिड डालने पे वो स्मेल अभी भी आपको आएगा. लेकिन वही वेनिला एक्सट्रैक्ट वाले कपड़े पे अगर आप बेस के 2-3 ड्रॉप डालते हो और फिर स्मेल करते हो तो उसका स्मेल गायब हो जाएगा, आपको वेनिला का स्मेल नहीं आएगा. सो दैट मीन्स जो आपने लिक्विड डाला था उसके ऊपर दैट वाज अ बेस, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई, यू नो, कि बाय स्मेल भी आपके पास नेचर में कुछ इंडिकेटर्स है, तो उनका यूज कर सकते हो टू आइडेंटिफाई वेदर सब्सटेंस इज एन एसिड और अ बेस. सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट एसिड्स, ठीक है. तो एसिड्स अपने पास जितने भी है उसको मैं 2 टाइप में क्लासिफाई कर सकता हूं, नेचुरल एंड मैनमेड. नेचुरल वालों को ऑर्गेनिक भी बोलते हैं, मैनमेड वालों को इनऑर्गेनिक बोलते हैं, ठीक है. सो नेचुरली जितने भी अवेलेबल एसिड्स है दे आर
वीक एसिड्स. जो मैन मेड एसिड्स है दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स. ठीक है. नेचुरल एसिड्स आर ऑल प्लांट बेस्ड. मतलब आपको सारे एसिड्स प्लांट्स में से मिल जाएंगे, प्लांट्स में से, फ्रूट्स में से, एक्सेट्रा. बेसिकली प्लांट्स में से. जो मैन मेड एसिड्स है दे आर बेसिकली मिनरल एसिड्स. मिनरल एसिड्स मतलब जो अर्थ में से जो मिनरल्स मिलते हैं, जो मेटल्स मिलते हैं, उनसे वो एसिड्स बनते हैं. ठीक है. सो हम लोग ने क्या क्या समझा? एसिड्स दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और मैनमेड. नेचुरल वालों को हम लोग ऑर्गेनिक बोलते हैं, मैनमेड को इनऑर्गेनिक बोलते हैं. नेचुरल एसिड्स आर वेरी वीक एसिड्स. ठीक है. एंड मैनमेड एसिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स. ठीक है. दोनों का टेस्ट सार होता है. सार टेस्ट, सार टेस्ट. दोनों का टेस्ट कैसा है? सार. दोनों आर गुड मतलब दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, so they do conduct electricity. इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या है? They allow electric current to pass through them. ठीक है. अभी ये इलेक्ट्रोलाइट्स तो है, चलो ठीक है. इलेक्ट्रोलाइट्स करेक्ट. ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, नेचुरल एसिड्स आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. वो उतना ज्यादा करंट को पास होने नहीं देते, होता है लेकिन बहुत थोड़ा. एंड दीज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. मतलब दिस विल अलाउ अ लॉट ऑफ करंट टू पास थ्रू देम. स्ट्रॉन्ग एसिड्स से आप बिंदास करंट पास करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. अब दीज आर नॉट हार्मफुल. Strong man-made acids are very harmful. ठीक है. अगर वीक एसिड आपके स्किन पे भी गिरेगा तो आप पानी से धुल लो, कपड़े से पोंछ लो, कुछ नहीं होगा. बट अगर आपके हाथों पे एक स्ट्रॉन्ग एसिड गिर गया तो देयर आर गुड चांसेस कि आपको वहां पे स्किन बर्न्स हो जाएंगे. मतलब जल जाएगा, चमड़ी पूरा डिहाइड्रेट करके वो पूरा बहुत डैमेज हो जाएगा आपका स्किन. एंड दैट विल बी अ परमानेंट डैमेज. सो जो एक मूवी था छपाक करके, दीपिका पादुकोण का, आप लोगों ने पता नहीं देखा होगा कि नहीं. तो उसमें कहानी यही थी कि द कैरेक्टर ऑफ दीपिका पादुकोण, जिस लड़की का कैरेक्टर था, उस लड़की के चेहरे के ऊपर एसिड फेंका गया था. एंड दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक है. तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से उसके स्किन बहुत जल गया, फेस का स्किन बहुत जल गया. एज इट इज आपके फेस का स्किन इज वेरी सेंसिटिव. एंड उसके ऊपर अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड गिर जाता है गलती से तो बहुत गंदा डैमेज करेगा एंड जलेगा स्किन वो अलग. इट इज़ वेरी पेनफुल. ठीक है. सो अगर आप केमिस्ट्री लैब में स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड कि आप पूरा प्रोटेक्शन लीजिए एंड डू इट वेरी केयरफुली. बिकॉज थोड़ा सा भी स्पिलेज हुआ और अगर आपकी बॉडी पे आया तो जहाँ पे भी स्किन के कांटेक्ट में आएगा वो स्किन वहाँ पे बहुत जलना शुरू करेगा और बुरी तरह से जलेगा एंड वो परमानेंटली डैमेज हो जाएगा. So that is why they are very harmful and these are not so harmful. तो ये सारी प्रॉपर्टीज है एसिड्स की. ठीक है. कि इसका टेस्ट कैसा होता है, क्या होता है, उसमें से करंट पास होता है कि नहीं होता है, क्या वो स्ट्रॉन्ग एसिड है कि नहीं है. वीक एसिड्स आर नॉट corrosive and these are very corrosive. मतलब अगर आप किसी मेटल के ऊपर डाल दोगे तो मेटल को पूरा इरोड करेगा, वो खा जाएगा उस मेटल को. वीक एसिड्स डालोगे तो उस मेटल के ऊपर कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ेगा. ठीक है. मतलब यू कैन जस्ट वॉश इट ऑफ, पोंछ लो एंड उस मेटल को कुछ नुकसान नहीं होगा. सो दीज आर वेरी कोरोसिव इन नेचर. स्ट्रॉन्ग जो अपने मैन मेड एसिड्स है और नेचुरल एसिड्स आर वेरी नॉट कोरोसिव. ठीक है. दे आर नॉट कोरोसिव. अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि भैया नेचुरल एसिड्स कौन से होते हैं, मैनमेड एसिड्स कौन से होते हैं. तो आप ये पॉज करके इतना नोट कर लीजिए, नेचुरल एसिड्स अपने पास कौन से होते हैं. तो नेचुरल एसिड्स आर फर्स्ट, सबसे कॉमन जो हम लोग एवरी डे कंज्यूम करते हैं, दैट इज मिल्क एंड कर्ड. तो उसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड. ठीक है. कहाँ पे मिलता है ये आपको? सार मिल्क
और कर्ड के अंदर आपको लैक्टिक एसिड देखने मिलेगा। सेकेंड इज एसिटिक एसिड। जिसका दूसरा नाम इथेनोइक एसिड भी है, इथेनोइक एसिड। ठीक है, ये उसका केमिकल नेम है, ये उसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। अभी एसिटिक एसिड हम लोग विनेगर में डालते हैं। विनेगर हम लोग काफी बार पिकल्स बनाने के लिए भी यूज करते हैं, चाइनीज में हम लोग खाते हैं। सो इट इज एसिटिक एसिड आपको कहाँ पे मिलेगा? विनेगर के अंदर आपको देखने मिलेगा। थर्ड ऑक्सैलिक एसिड, OXYALIC, oxalic acid. So oxalic acid is found in tomatoes. ठीक है। फोर्थ आप टार्टरिक एसिड लिख सकते हो। अब टार्टरिक एसिड कहाँ पे मिलता है आपको? बेकिंग सोडा में मिलता है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा के साथ जब टार्टरिक एसिड रिएक्ट करेगा ना तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलेगा तो जो ब्रेड मतलब जो अपने आटा गूंदा रहेगा उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। तो वो आटे को ना रेज करेगा, उठाएगा ऐसे, क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो उसको रेज कर देगा, जिसकी वजह से आपका ब्रेड ऐसे बेक होते होते वो थोड़ा बड़ा होते जाएगा, फूलते जाएगा, एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स फ्लफी एंड सॉफ्ट। सो दैट इज बिकॉज ऑफ टार्टरिक एसिड व्हिच इज प्रेजेंट इन बेकिंग सोडा। सो हम लोग ने कौन से देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, और सबसे फेवरेट सबका जो सब लोग कंज्यूम करते हैं दैट इज सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन ऑल सिट्रस फ्रूट्स। जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं ना सबके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। तो कैसे हो गया? लेमन हो गया, ठीक है, फिर आपका सार ग्रेप्स हो गया, ठीक है, सार ग्रेप्स, रॉ मैंगो, उसके अंदर ये होता है। ठीक है, नाउ ये तो यहां तक की बात हो गई। अब मैनमेड में कितने हैं एसिड्स? तो मैनमेड एसिड्स आर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड सबसे मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड सबसे डेंजरस एसिड इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसे मैं नाम लिख लेता हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा जो एसिड है उसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। उसका फॉर्मूला है H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। एंड जो थर्ड सबसे डेंजरस एसिड है दैट इज नाइट्रिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है HNO3, दैट इज नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अब HCl, H2SO4 और HNO3 के यूजेस कहाँ पे हैं? मतलब क्या क्या हम लोग यूजेस भी देख लेते हैं, इनका भी पता चल गया कि भाई कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको मेटल्स के ऊपर काफी बार उसका ऑक्साइड का एक फिल्म बन जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आप उस ऑक्साइड की फिल्म को अगर निकालना है और मुझे प्योर मेटल चाहिए नीचे जो है उसके ऊपर ऑक्साइड की फिल्म निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, उसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्लीन कर दूंगा उस मेटल सरफेस को। तो जितना भी ऑक्साइड रहेगा, मेटल का ऑक्साइड रहेगा, वो निकल जाएगा एंड आई विल गेट अ प्योर मेटल का सरफेस। ठीक है, सो इट इज यूज्ड इन क्लीनिंग मेटल सरफेसेस। तो मैं लिख लेता हूँ क्लीनिंग मेटल सरफेसेस। दूसरा है टॉयलेट क्लीनर्स में भी यूज होता है, जैसे कि हार्पिक हो गया। ठीक है, तो हार्पिक अगर आपके घर पे है तो उसको उठा के उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़ लेना, उसमें आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा, HCl। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ कहाँ पे यूज होता है? सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड टू मेक फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक्स, फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक्स, आपका फर्टिलाइजर और सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके बहुत सारे यूजेस हैं। नाइट्रिक एसिड के भी सेम यूजेस है। उसको आप फर्टिलाइजर्स के लिए यूज करते हैं, प्लास्टिक्स बनाने के लिए यूज करते हैं, फाइबर्स बनाने के लिए यूज करते हैं,
प्लस इसमें एक्सप्लोजिव भी बनाने के लिए यूज करते हैं। तो एक्सप्लोजिव एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लोजिव इससे बनता है, दैट इज कॉल्ड TNT, इट्स कॉल्ड ट्राई नाइट्रोटोलीन, ट्राई नाइट्रो TOULENE, TNT मतलब ट्राई नाइट्रोटोलीन। ठीक है, ये भी आपको नाइट्रिक एसिड से ही मिलता है एंड उसके यूजेस भी सेम है जैसे फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक्स एंड फाइबर्स बनाने के लिए। सो दीज आर ऑल द नेम्स ऑफ द एसिड्स दैट आर प्रेजेंट। कहाँ पे देखने मिलते हैं वो भी हम लोग को पता चला। एंड मैनमेड एसिड्स कौन से हैं? 1 2 3। अब ये तीनों एसिड स्ट्रॉन्ग है। देयर इज वन मोर एसिड व्हिच इज सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3। इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, इट इज अ वीक एसिड। ठीक है ये भी मैनमेड में ही कंसिडर करोगे आप, लेकिन दिस एसिड इज अ वीक एसिड अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, एक और वीक एसिड है दैट इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड, वो भी मैनमेड ही है। यू कांट से इट इज मैनमेड, लेकिन नेचुरली किसी सब्सटेंस में अवेलेबल नहीं है तो मैं बोल सकता हूँ कि मैनमेड। तो ये फोर्थ वाला था। एंड फिफ्थ इज कार्बोनिक एसिड, H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड। अब कार्बोनिक एसिड आपको कहां पे देखने मिलता है? इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। ठीक है, जैसे थम्स अप, पेप्सी, ये सब जो कोको कोला, ये सब जो हम लोग पीते हैं, ऑल द फिजी ड्रिंक्स। माजा में नहीं होता ना, जिसमें भी सोडा होता है ना, जैसे बुड़बुड़ बुड़बुड़ होते रहता है, हम लोग ने देखा है। दो सॉफ्ट ड्रिंक्स, दो फिजी ड्रिंक्स के अंदर आपको कार्बोनिक एसिड देखने मिलेगा। तो दिस इज द रीजन कि आपके दांत, अगर एक दांत टूट गया है आपका, तो आप एक घर पे एक थम्स अप की बोतल 1.5 लीटर का लाओ, उसके अंदर एक अपना टूटा हुआ दांत अंदर डाल दो, बंद कर दो। 1 महीने बाद देखोगे वो गायब हो जाएगा, वो दांत अंदर नहीं मिलेगा। लेकिन वही दांत को अगर आप पानी के अंदर रखोगे तो कुछ भी नहीं होगा। सो दिस एसिड एक्चुअली ईट्स अवे ऑल द कैल्शियम दैट इज देयर इन योर टीथ। अपने दांत कैल्शियम फॉस्फेट करके एक सॉल्ट है, उससे बनता है। सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है ये, ठीक है, इन द एंटायर बॉडी। अपने दांत इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस एंड उसको भी ये गला देता है। सो दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल के फिजी ड्रिंक्स नहीं पीने चाहिए। वंस इन अ वाइल ठीक है, महीने में एक बार कभी 1 ग्लास पी लिया, दैट्स ओके, बट नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस। ठीक है, सो आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, दीज आर द यूजेस। सो हम लोग अभी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो सबसे हम लोग, देयर आर टोटल 9 प्रॉपर्टीज जो मुझे डिस्कस करना है। सो उसमें का पहला वाला मैं प्रॉपर्टी लिखता हूँ, आप भी वैसे ही फॉर्मेट में लिखते जाना। तो जब आप देखोगे तो एक साथ में आपको 9 की 9 प्रॉपर्टीज दिखनी चाहिए। सो यू कैन अरेंज योर बुक अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो नॉर्मली जो बुक के दोनों साइड के पेजेस है उसको यूज कर लेना, सो दैट व्हेन यू ओपन इट वो एक ही ग्लांस में आप सारी चीजें देख सको। ठीक है, सो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। सबसे पहला प्रॉपर्टी, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। अभी इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर बहुत सारे फ्रीली मूविंग आयंस अवेलेबल हो। ठीक है, तो अभी एक एसिड है, जैसे कि मैं अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करता हूँ, HCl, ठीक है ना, HCl गैस को जब मैं पानी के अंदर डाल देता हूँ, H2O, तो वो क्या देगा? इट विल गिव मी, इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, लेट मी राइट इट हियर। So HCl gas plus water in the liquid form, ठीक है, this will give me H plus ions plus Cl minus ions, H plus ions plus OH minus ions। ठीक है, तो ये वाटर जो है वो डिसोसिएट हो जाता है H plus and OH में। तो अभी देखो, ये पानी H2O है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, H plus plus OH minus। तो देखो H plus और माइनस कैंसिल हो जाएगा, H plus OH, तो कितने हाइड्रोजन हो गए? 2, तो H2O हो गया, राइट। तो अगर इसको मैं ऐसे लिखूं तो भी चलेगा। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिएक्शन। अगर इसका मैं डिसोसिएशन रिएक्शन लिखा हूं, डिसोसिएशन रिएक्शन मतलब क्या कि HCl ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर फॉर्म्स H plus, यहां पे लिख देता हूं
dissolving in H2O will give you H plus plus Cl minus ions, both will be in the aqueous form. ठीक है, अभी HCl गैस को जब मैं पानी के अंदर डिसॉल्व करूंगा तो वो पानी के अंदर H प्लस और Cl माइनस आयंस बनाएगा। मतलब क्या, वो HCl का जो मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएट हो जाएगा इनटू इट्स कटायन एंड एनायन। अभी ये कटायन इट इज अ चार्ज पार्टिकल, ये भी एक चार्ज पार्टिकल है। तो अभी आपके पास ये जो चार्ज पार्टिकल्स है इन द एक्वस फॉर्म, वो पानी के अंदर फ्रीली मूविंग है। ठीक है, तो अब जब उसके अंदर से मैं करंट पास करूंगा, सो लेट्स से आई हैव अ कंटेनर कंटेनिंग HCl, ठीक है, तो पानी के अंदर HCl डिसॉल्व किया हुआ है, तो इसके अंदर क्या होगा, H प्लस आयंस होंगे एंड Cl माइनस आयंस भी होंगे, राइट। अब इसके अंदर मैं 2 इलेक्ट्रोड्स डाल देता हूं। अभी ये वाले इलेक्ट्रोड को मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करता हूं और दूसरे वाले इलेक्ट्रोड को मैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करता हूं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा एंड ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। सो दिस इलेक्ट्रोड विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड एंड दिस विल बी पॉजिटिवली चार्ज। तो नेचुरल सी बात है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड आपके नेगेटिवली चार्ज आयन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स विल गो हियर, यस और नो, एंड जो हाइड्रोजन वाले मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ पे जाएंगे, मतलब हाइड्रोजन के जो आयन्स हैं। ठीक है, सो इसीलिए अभी देखो यहाँ से बैटरी से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकलेंगे, फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन नॉट द करंट। सो द इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द इलेक्ट्रोड। ठीक है, उसको एक सॉलिड पाथ है, तो इलेक्ट्रॉन्स, ये पूरा मेटल होता है, इलेक्ट्रोड भी आपका कोई ऐसा लेंगे जिसके ऊपर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो, तो यहाँ से वो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, फाइन। लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, उसको यहाँ तक कौन लेके जाएगा, तो यहाँ का नेगेटिव चार्ज देखो, इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कौन लेके जाएगा, ये जो क्लोरीन नेगेटिव आयंस है वो यहाँ पे लेके जाएंगे। फिर यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव टर्मिनल के पास आ जाएगा। So this is how the current will complete its cycle. अभी ये पॉजिटिव आयंस यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो आया हुआ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके एक H प्लस आयन को अट्रैक्ट करेगा, दोनों मिल जाएंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, एक का माइनस दूसरे का प्लस, चार्ज न्यूट्रल, ये H प्लस आयन से बन जाएगा H प्लस एटम, H एटम सॉरी हाइड्रोजन एटम। ऐसे 2 हाइड्रोजन एटम मिलके एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएंगे और यहाँ पे आपको क्या होगा, हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होगा, राइट। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो इस बैटरी ने एक इलेक्ट्रॉन भेजा था तो वो कौन खा गया, हाइड्रोजन खा गया, तो अभी उसका तो लॉस हो गया, करेक्ट। तो बैटरी का एक टर्मिनल का एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो दूसरा बोलेगा भाई मैं कुछ लॉस नहीं करूंगा, मेरे को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये टर्मिनल को एक इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन का जो आयन है वो अपना एक नेगेटिव इधर दे देगा। वो क्या बोलेगा, चल भाई तेरे एक इलेक्ट्रोड ने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन तुझे दे दूंगा। तो मतलब बात तो यही हुई ना, इसने जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भेजा था वो इलेक्ट्रॉन किसी और ने इसको यहाँ पे दे दिया और ये वाला इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके यहाँ पे चला जाएगा। सो दिस इज हाउ द पाथ विल बी कंप्लीटेड, ठीक है, एंड करंट विल फ्लो। सो करंट इसके थ्रू फ्लो हो रहा है, ये लिक्विड के अंदर आयंस है और ये आयंस उस चार्ज को कैरी कर रहे हैं, दैट इज व्हाई करंट कैन फ्लो इनटू दिस सॉल्यूशन। सो दैट इज व्हाई आई विल कॉल दिस सॉल्यूशन एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। सो दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो क्या होते हैं, जो एसिड्स जो होते हैं उनको जब आप पानी में डिसॉल्व करते हो तो वो डिसोसिएट होके अपने आयंस प्रोड्यूस कर देते हैं। तो अगर सॉल्यूशन के अंदर आयंस है तो मतलब दे कैन कैरी द चार्ज, दैट इज व्हाई उस सॉल्यूशन के अंदर से करंट पास हो पाएगा, दैट इज व्हाई आई कैन कॉल दैट सॉल्यूशन एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। नाउ H2SO4 भी, H2SO4, ठीक है, इसको भी मैं एक्वस बना देता हूँ, तो इट इज अंडरस्टूड। अगर मैं यहाँ पे H2O नहीं लिखता हूँ तो इसको मैं सीधा एक्वस कर देता हूँ। तो H2SO4 एक्वस मतलब क्या, पानी में डिसॉल्व की हुई सिचुएशन में
दिस इज द रिवर्सिबल रिएक्शन, ये दोनों कंबाइन होकर वापस HCl इक्वल्स भी बनाते हैं। अभी H2SO4 डिसोसिएट हो जाएगा और आपको 2H प्लस आयंस देगा, प्लस आपको SO4 2 माइनस आयन देगा, बोथ विल बी इन द एक्वस स्टेट। तो इसने भी अपने आयंस प्रोड्यूस कर लिए। नाइट्रिक एसिड जो स्ट्रॉन्ग एसिड है HNO3, ये भी आपका डिसोसिएट हो जाएगा ऑब्वियसली इन द एक्वस फॉर्म टू गिव यू H प्लस एक्वस प्लस NO3 1 माइनस या फिर NO3 माइनस एक्वस भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो है ये सारे एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, H2SO4, HNO3, ये पानी में डिसॉल्व करने पे बहुत ज्यादा आयंस बनाते हैं, बहुत सारे H प्लस और NO3 माइनस आयंस बनाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो ये चार्जेस क्या करेंगे, आपके इलेक्ट्रिसिटी को जो फ्लो करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पानी के अंदर, प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट उस पानी के अंदर अगर मैं थोड़ा HCl या H2SO4 या HNO3 मिला दूंगा तो वो पानी अभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा। व्हाई? बिकॉज इट हैज नाउ फ्री आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ लेट, ये तो मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड्स बता दिए थे ना, HCl, H2SO4 और HNO3। जो वीक एसिड्स है वो भी डिसोसिएट होते हैं पानी में। तो जैसे कि अभी मैं एसिडिक एसिड की बात करता हूँ, तो एसिडिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। ठीक है, ये भी इन द एक्वस स्टेट डिसोसिएट हो जाएगा टू गिव यू H प्लस प्लस CH3COO 1 माइनस, दोनों भी एक्वस होगा। ठीक है, तो एसिडिक एसिड भी आपका डिसोसिएट होके H प्लस और CH3COO माइनस का नेगेटिव आयन भी बनाता है, H प्लस पॉजिटिव आयन बनाता है, डिसोसिएट होगा। अभी ये आयन जब पानी के अंदर प्रेजेंट होंगे तो उस पानी के अंदर से आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर पाओगे। The another one you can write down is formic acid, HCOOH. This will dissociate to give you H plus plus HCOO minus, दोनों भी एक्वस होगा। ये सारे जब पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं ना, तो दे गिव यू H प्लस आयंस है, एक कटायन और एक एनायन। द कटायन इज ऑलवेज H प्लस, द एनायन कैन बी एनीथिंग एल्स। ठीक है, नाउ देयर इज फॉर्मिक एसिड हो गया, एक कार्बोनिक एसिड भी है, ये भी एक वीक एसिड है। तो H2CO3 will dissociate, aqueous obviously, will give you 2H plus aqueous plus CO3 2 minus aqueous, ये भी डिसोसिएट होगा तो H प्लस आपको बनाएंगे। अब मैं सल्फ्यूरस एसिड, वो भी एक वीक एसिड है, H2SO3 equals will dissociate in water to give you 2H plus plus SO3 2 minus equals, and this will also be equals. So अगर हम लोग ने ये देखा कि हर एक एसिड को पानी के अंदर डालने पे डिसोसिएट हो जाता है, तो these are the strong ones and these are the weak ones. ठीक है, तो there is this part in your textbook, और वो पार्ट क्या कहता है? वो पार्ट ये कहता है कि what is the common thing between all acids। तो यहाँ पे हम लोग ने सारे एसिड्स का डिसोसिएशन देखा, तो इसमें से कुछ चीज कॉमन दिखती है क्या आपको? तो इसमें से क्या हो सकता है? द कॉमन थिंग इज कि सभी एसिड को जब आप पानी में डिसॉल्व करते हो तो दे डिसोसिएट, और यू कैन से दे आयोनाइज। आयोनाइज मतलब क्या? दे स्प्लिट और अपने आयंस बना लेंगे। ठीक है, स्प्लिट होकर आयंस बना लेंगे। सो दे डिसोसिएट और दे आयोनाइज टू गिव यू H प्लस आयंस। हर एक एसिड आपको H प्लस आयंस देता ही है। सो द फॉर्मेशन ऑफ H प्लस आयंस ऑन डिसॉल्विंग एन एसिड इन वाटर is a very common thing that is observed across all the acids. तो सभी एसिड्स के अंदर सबसे कॉमन पार्ट क्या है? H प्लस। ठीक है, अब दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों ने इन एसिड्स को स्ट्रॉन्ग और इन एसिड्स को वीक कहा है।
बट ये वीक क्यों है और ये वाला एसिड स्ट्रॉन्ग क्यों है, वी डोंट नो दैट. सो लेट अस फाइंड आउट व्हाई दीज आर स्ट्रॉन्ग. तो लेट्स से इफ आई टेक वन मॉलिक्यूल और लेट्स से 1 मोल, ठीक है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड, दोनों को मैं 1 लीटर पानी के अंदर डिसॉल्व कर देता हूं, तो वो क्या बन जाएगा, मोलार सॉल्यूशन बन जाएगा. तो 1 मोलार सॉल्यूशन ऑफ HCl एंड 1 मोलार सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, दोनों को हम लोग डाल देते हैं, मतलब एक फॉर्म कर लेते हैं, दोनों 1 मोलार सॉल्यूशंस बना लेते हैं. अब हमको ये चेक करना है कि कौन से सॉल्यूशन में H+ आयन ज्यादा है. तो जो ज्यादा H+ आयन प्रोड्यूस करेगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, क्योंकि एसिड्स में सब आइडेंटिफाई कैसे होता है कि एसिड है, कि पानी में डिसॉल्व करने पे अगर उसने H+ आयन छोड़ दिया पानी में, so that means that substance is an acid. This is how you identify. So acids are those substances which on dissolving in water they produce H+ ions, so that उस substance को आप acid बोल सकते हो. तो अगर मैं ज्यादा H+ प्रोड्यूस करता हूँ तो मैं मतलब ज्यादा एसिडिक हूँ, और अगर मैं कम H+ आयंस प्रोड्यूस करता हूँ तो मैं कम एसिडिक हूँ. सो नाउ दोनों का कंपैरिजन अगर हम लोग को करना है तो दोनों का सॉल्यूशन भी एक सरी का बनाना पड़ेगा, राइट. सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन. सो आप एक काम कीजिए, पॉज करके इतना नोट कर लीजिए एंड देन आई विल जस्ट एक्सप्लेन हियर, या तो फिर मैं अभी कर लेता हूँ, एक काम करते हैं. तो इसमें लेट्स से 1 मोलार HCl 1 मोलार सॉल्यूशन में ये सिर्फ आपको 10 H+ आयंस देता है, समझ लो फॉर एग्जांपल. और HCl का 1 मोलार सॉल्यूशन में ये आपको 10⁶ H+ आयंस देता है. तो कहां 10 और कहां 10⁶, मतलब ये बहुत ज्यादा H+ आयंस प्रोड्यूस कर देगा पानी में, तो मतलब वो पानी को फुल ऑन एसिडिक बना देगा. और ये एसिडिक एसिड इतने ज्यादा H+ आयंस नहीं बनाता. पानी आपका एसिडिक हो जाएगा लेकिन उतना ज्यादा डेंजरसली एसिडिक नहीं होगा. सो दैट इज व्हाई, बिकॉज दीज आर वीक एसिड्स, इनको हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं इन एवरीडे लाइफ. जैसे कि कार्बोनिक एसिड को हम लोग फिजी ड्रिंक्स में मिला के पीते हैं. फॉर्मिक एसिड कहाँ पे होता है, फॉर्मिक एसिड आपको जो चींटियां जो काटती है ना, तो बेसिकली दे डोंट हैव टीथ, ठीक है, उनके मुंह के अंदर देयर आर स्मॉल पैकेट्स ऑफ फॉर्मिक एसिड. तो फॉर्मिक एसिड के पैकेट्स को अपने स्किन के ऊपर गिरा देते हैं, तो वो पैकेट जब फूटता है तब वो एसिड अपने स्किन के साथ रिएक्ट करता है एंड वी गेट दैट बर्निंग सेंसेशन. सो ये फॉर्मिक एसिड भी एंड्स अपने मुंह के अंदर लेके घूमते हैं. अभी कोई HCl लेके घूम सकता है क्या, नहीं, दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड. एसिडिक एसिड विनेगर है, विनेगर हम लोग पी लेते हैं, ठीक है, वो चाइनीज में मिक्स करके उसको खा लो, गलती से किसी ने पी लिया तो भी कुछ नहीं होगा, बट दैट डजंट मीन यू शुड ड्रिंक इट. ओके, सो ये सारे एसिड्स वीक है. मतलब ऑन डिसॉल्विंग एसिटिक एसिड इन वाटर, the acetic acid does not completely ionize. अभी इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है, कि समझ लो अगर मैंने 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड को मैंने डिसॉल्व किया है पानी में, सो लेट्स से 10 मॉलिक्यूल्स, 10 मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व किया, ठीक है, तो इसमें से सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स आयोनाइज होंगे एंड बाकी के 8 मॉलिक्यूल्स आयोनाइज ही नहीं होंगे, वो पूरा एज ए मॉलिक्यूल ही वो पानी के अंदर पड़ा रहेगा. जबकि अगर HCl की मैं बात करूं तो HCl के अंदर पूरे 10 के 10 मॉलिक्यूल्स पूरे आयोनाइज हो जाएंगे. तो HCl के 10 मॉलिक्यूल 10 के 10 स्प्लिट हो जाएंगे H+ और Cl- में, और इसके 10 में से सिर्फ 2 ही स्प्लिट होंगे, समझ लो, H+ और Cl3CO- में स्प्लिट हो जाएंगे. बाकी के 8 मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही पड़े रहेंगे पानी के अंदर, दे विल नॉट स्प्लिट अप. सो अगर स्प्लिट नहीं होंगे तो H+ आयंस बनेगा नहीं, और अगर H+ आयन ज्यादा नहीं बना तो मतलब वो ज्यादा एसिडिक नहीं है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट वीक एसिड. ठीक है, सो जितना ज्यादा H+ आयंस होगा पानी के अंदर उतना ज्यादा वो वाटर एसिडिक होगा. ठीक है, मतलब उतना ज्यादा वो सब्सटेंस एसिडिक होगा क्योंकि उसी ने H+ आयंस प्रोड्यूस किया, राइट. सो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड कि
ये एसिड वीक है तो क्यों है, और ये एसिड स्ट्रॉन्ग है तो क्यों है। ये सारे एसिड्स जितने भी मॉलिक्यूल्स डालोगे सारे के सारे डिसोसिएट हो जाएंगे 99.99% ऑफ देम। एंड एसिडिक एसिड में लेट्स से 20% डिसोसिएट हुए, 80% ऐसे ही पड़े हैं पानी में, ठीक है। सो दे विल नॉट जनरेट सो मेनी H+ आयंस, ठीक है, दैट इज व्हाई दे आर वीक एसिड्स। सो ये तो चलो हम लोगों ने समझ लिया कि ये एसिड्स वीक क्यों है और ये सारे एसिड्स स्ट्रॉन्ग क्यों है। सो वी हैव अंडरस्टूड दैट ऑल एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स, और मैंने ये भी बताया था कि दीज आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक एसिड्स आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्यों? क्योंकि ज्यादा आयंस अगर वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा तो ज्यादा करंट उसके अंदर से फ्लो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि करंट को क्या चाहिए, चार्ज कैरियर्स। अब आपके पास चार्ज कैरियर्स है ही कम तो करंट भी कम ही पास होगा, और यहाँ पे भर भर के चार्ज कैरियर्स होंगे, H+ भर भर के है, SO4 2- भर भर के है, तो मतलब वो भर भर के करंट भी पास करवाएगा। सो दैट मीन्स यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करंट पास हो सकता है, दैट इज व्हाई दीज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, नाउ let us understand the next topic, which is reaction of metals with acids। तो जो जितने भी एक्टिव मेटल्स हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके what do they form? So second is reaction with एक्टिव मेटल्स। सो एक जनरल रिएक्शन अगर मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगा मेटल प्लस एसिड गिव्स मी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सिंपल है, ये सॉल्ट होगा एक्वस सॉल्यूशन में, एसिड आपका नेचुरली आप एक्वस लोगे, एंड मेटल आपका होगा हमेशा सॉलिड फॉर्म में। अभी यही कॉमन फॉर्मूला है फॉर दिस रिएक्शन, दिस इज अ कॉमन रिएक्शन दैट यू कैन राइट डाउन। तो लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ जिंक मेटल व्हिच इज ऑब्वियसली इन द सॉलिड स्टेट, ठीक है। मैं स्टेट्स हर एक में नहीं लिख रहा हूं, ये स्टेट्स कॉमन में, ठीक है। प्लस मैं समझ लो डाइल्यूट HCl ले लेता हूं, सो दैट इज एक्वस HCl, ठीक है। यहाँ पे डाइल्यूट भी लिख लेंगे और यहाँ पे एक्वस भी लिख लेंगे, दोनों में से एक चीज लिखा, डाइल्यूट लिखोगे तो एक्वस लिखने का जरूरत नहीं, ठीक है। तो मैं डाइल्यूट लिख देता हूँ, डाइल्यूट मतलब उसको पानी में डाला है, डाइल्यूट किया है। दिस विल गिव मी ZnCl2 प्लस H2 गैस, दिस विल बी ऑब्वियसली एक्वस। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे मुझे 2 करना पड़ेगा, तो Cl2 हो गया, जिंक 1 है, बैलेंस हो गया आपका रिएक्शन। नाउ कैन यू थिंक एंड टेल व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? सोचो, जिंक ने क्लोरीन के साथ जोड़ी बना लिया और हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, सो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये मेटल जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। सो दैट मीन्स एक रिएक्टिविटी सीरीज है, लिस्ट ऑफ मेटल्स है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो उस लिस्ट में हाइड्रोजन से जो भी ज्यादा एक्टिव मेटल्स होंगे, जितने भी एक्टिव मेटल्स है, वो सारे कभी भी हाइड्रोजन के साथ अगर लड़ाई में उतरेंगे तो हाइड्रोजन को पक्का रिप्लेस कर देंगे। सो व्हेनेवर दोज एक्टिव मेटल्स विल रिएक्ट विद एन एसिड, तो उस एसिड का जो हाइड्रोजन है उसको निकाल देंगे, ठीक है। तो दिस HCl will be removed and ZnCl2 बन जाएगा। अभी इसको अगर इस रिएक्शन को अगर मुझे अच्छे से और एक्सप्लेन करना है, ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बट इसको अगर मैं स्ट्रक्चरली बना के समझाऊं तो आई रियली लाइक दैट। तो जो जिंक है उसका वैलेंसी क्या होता है, 2 होता है, 2 मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है जो इसको दे रहे हैं। अभी यहाँ पे HCl को मैं क्या लिखूंगा, H+ और Cl-, इसको मैं लिखूंगा H+ और Cl-। अब क्या होगा, ये तो डिसोसिएटेड फॉर्म है ना, एक्वस फॉर्म में मतलब क्या है, वो डिसोसिएटेड है H+ और Cl-। तो अभी इसका एक H+ आके
जिंक का एक इलेक्ट्रॉन मांगेगा, बोलेगा कि देख भाई मैं तो पॉजिटिवली चार्ज हूँ, एक इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो मैं न्यूट्रल हो जाऊँ, मेरी लाइफ शांति हो जाए। तो ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ये हाइड्रोजन भी बोलेगा कि भाई मेरे को भी एक इलेक्ट्रॉन दे दो, मेरी लाइफ में शांति आ जाएगी। तो दोनों हाइड्रोजन शांत हो गए, एटम बन गया, आयन से एटम बन गए। ठीक है, अब ये जो जिंक है इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को चुरा लिया, मतलब जिंक के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स का, तो उसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। और ये क्लोरीन माइनस आयंस जो है इनका चार्ज नेगेटिव है, जिंक का चार्ज पॉजिटिव है, तो एक क्लोरीन एटम इधर आके अट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसका चार्ज 1 से कम हो जाएगा, लेकिन फिर ये जिंक +1 होगा, तो जिंक +1 क्लोरीन को, एक और क्लोरीन एटम को अट्रैक्ट कर देगा, तो जिंक एक और क्लोरीन एटम को अपने साथ कनेक्ट कर लेगा और इसका चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि अभी इस रिएक्शन को अगर मैं लिखूं तो देखो सिंपल है, HCl कितने मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, 1 2, तो यहाँ पे 2 HCl तो मेरा कंफर्म है। जिंक मेरे पास कितना है, 1 ही है, प्लस Zn लिखूंगा। ठीक है, अब ये दोनों क्लोरीन जब जिंक के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, ZnCl2। और ये दोनों हाइड्रोजन एटम अकेले तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो ये बोलेंगे चल भाई हम लोग भी अपना जोड़ी बना लेते हैं, भाई भाई हाइड्रोजन हाइड्रोजन भाई भाई, और हम लोग H2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं, और ये हाइड्रोजन गैस बन के इवॉल्व हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस रिएक्शन हैपेंस। नाउ व्हाट हैपेंस इज, मुझे कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, हाउ विल आई आइडेंटिफाई इफ हाइड्रोजन गैस इज बीइंग फॉर्म्ड और नॉट। तो देखो इस एक्सपेरिमेंट को कैसे किया जाता है। सो आई विल टेक अ टेस्ट ट्यूब which will be fitted with a rubber cork, and इस रबर कॉर्क के अंदर से एक पाइप जा रहा है। ठीक है, अब ये जो पाइप है तो ज्यादा मोटा हो गया, उसको थोड़ा पतला कर दो। This pipe is kept in a container containing soap water. ठीक है, इसके अंदर सोप वाटर है। अब इस रबर कॉर्क के अंदर मैंने क्या डाला है, जिंक के ग्रैन्यूल्स डाल दिए छोटे छोटे। क्या है इसके अंदर, जिंक है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं HCl एसिड जो है उसको डाल के फिर ढक्कन बंद कर देता हूं और फिर ये ट्यूब घुसा दूंगा। तो मतलब अभी आई हैव फिल्ड दिस थिंग विथ डाइल्यूट HCl। ठीक है, अब क्या होगा, ये दोनों रिएक्शन करेंगे और बुड़ 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 यहाँ पे फिजिंग होगा एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। तो ये हाइड्रोजन गैस पूरे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर भर जाएगा। फिर और जो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, अभी यहाँ पे तो जगह नहीं, तो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन गैस को इस ट्यूब के अंदर पुश करके यहाँ पे नीचे लेके जाएगा। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस दिखता नहीं है, इट इज अ कलरलेस, उसका स्मेल भी नहीं आता, तो इट इज ओडरलेस। तो मुझे पता कैसे चलेगा कि रूम में हाइड्रोजन गैस है या नहीं है, तो उसके लिए हम लोग ने ये ट्यूब लगाया है। तो इस ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस जब यहाँ पे आएगा तो दिस इज सोप वाटर, तो क्या होगा, उसके बबल्स फॉर्म होंगे और ये बबल जैसे जैसे ऊपर उठते हुए दिखेंगे आपको, सोप बबल्स। ठीक है, ऊपर ऊपर फ्लोट हो गए। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक कैंडल लेना है। ठीक है, अब इस कैंडल का फ्लेम को जब मैं इस बबल के बाजू में लेके जाऊंगा ना, तो द सोप फिल्म विल बर्स्ट और इसके अंदर का जो हाइड्रोजन गैस है वो इस फ्लेम के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा और वो हाइड्रोजन गैस जब इस फ्लेम के कांटेक्ट में आएगा तो इट विल रिएक्ट विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन फॉर्म वाटर एंड प्लस एक कैरेक्टरिस्टिक पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो दिस विल गिव मी अ पॉप साउंड। ये पॉप साउंड कब आता है, जब हाइड्रोजन गैस
comes in contact with a candle का flame, with the flame of the candle. तो जब भी वो हाइड्रोजन गैस कैंडल फ्लेम के कांटेक्ट में आएगा, it will burn with a pop sound. वो जलेगा और एक पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा. So that pop sound is the way I will identify that the gas that was released was hydrogen. क्योंकि अपने को कैसे पता चलेगा ये गैस अंदर कौन सा है, दिखता भी नहीं है, कलर नहीं है उसका, स्मेल भी नहीं है. So this is how we will find out whether this gas is hydrogen or not. So इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं कि आपको ये बोलेंगे an active metal reacts with an acid to form an invisible gas which burns with a pop sound. Identify the gas. तो आपको ये पता चलना चाहिए कि अपने पास सिर्फ एक ही गैस है which burns with a pop sound. That gas is hydrogen. ठीक है. तो उसके ऊपर आपको बोलेंगे कि identify that gas and give an example for the reaction. तो आप ये एग्जांपल भी दे सकते हो. कहाँ गया? सॉरी मैंने इरेज कर दिया. कौन सा है? जिंक प्लस dilute HCl will give you zinc chloride जो कि aqueous फॉर्म में इसी में अंदर बनेगा, एंड यहाँ पे आपके बबल्स के अंदर क्या होगा? हाइड्रोजन गैस होगा, which you can always mention. ठीक है. सो ये ऐसे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो दिस इज अ रिएक्शन विद एन एक्टिव मेटल. अभी मैं कोई और मेटल ले लेता हूँ. लेट्स से इफ आई टेक सोडियम. ठीक है. सोडियम प्लस H2SO4 will react to give me. अब ये सोडियम सॉलिड स्टेट में होगा, ये डाइल्यूट स्टेट में है, मतलब एक्वस होगा ऑब्वियसली. अब ये सोडियम इज एन एक्टिव मेटल, ये हाइड्रोजन को निकाल देगा. तो अभी देखो क्या बनेगा, यहाँ पे सोडियम सल्फेट बन जाएगा Na2SO4 प्लस ये दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल के हाइड्रोजन गैस बन जाएंगे. दिस विल बी एक्वस एंड दिस इज ऑब्वियसली एरो बना दिया, मतलब गैसियस फॉर्म में है. नाउ ये रिएक्शन बैलेंस है क्या? नहीं. सोडियम 2 है, यहाँ पे सोडियम 1 है, मैं यहाँ पे 2 करूँगा. अभी और कुछ नहीं देखना मुझे, बैलेंस. देखो कैसे बैलेंसिंग करना है ना, तो आप ध्यान रखो पूरे आयंस को देख लो. ऐसा नहीं कि सल्फर की तरह है, ऑक्सीजन की तरह है, वो सब ढूंढते नहीं बैठने का. अगर इधर भी SO4 है, इधर भी SO4 है, तो देख लो SO4 दोनों साइड पे क्वांटिटी सेम है क्या? ठीक है. यहाँ पे भी H2 है, यहाँ पे भी H2 है, तो हाइड्रोजन कांस्टेंट है. सिर्फ सोडियम 2 था, यहाँ पे 1 था, तो मैंने 2 कर दिया, तो बैलेंस हो गया. So this is one more example of a metal reaction with acid. Active metals react with acid. तो metal plus acid will always give you salt plus hydrogen gas. तो ये उसके examples हैं. इसमें आप कैल्शियम भी ऐड कर सकते हो, so on and so forth. जितने भी active metals हैं आप दे सकते हो. तो ये सोडियम और जिंक वाला एक अच्छा example है which you can use. ठीक है. So now let me write down the third property, which is action of acid on metal carbonates and metal hydrogen carbonates, या जिसको metal bicarbonates भी बोलते हैं. So the third property that I am going to discuss now is reaction with metal carbs and bicarbs. Carbs मतलब कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ पे कार्बोनेट्स में शॉर्ट फॉर्म लिखा है. So this is a general reaction which you can follow. So it will be metal carb or metal bicarb plus acid will always give you one salt plus water plus CO2. ये होना ही होना है. तो याद रख लो कि कोई भी एसिड अगर मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बोनेट CO3 जिसमें भी रहेगा, ठीक है, उसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनना ही बनना है. इट इज फिक्स्ड, यू कैन नॉट चेंज इट. ये होता ही है.
इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो लेट मी टेक कैल्शियम कार्बोनेट, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaCO3, ओके, प्लस H2SO4। कैल्शियम कार्बोनेट इज अ सॉलिड, दिस विल बी इन द एक्वस फॉर्म, ठीक है। इसको मैं डाइल्यूट लेता हूं, डाइल्यूट, दिस रिएक्शन विल फॉर्म, ये सल्फेट इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, दिस विल फॉर्म कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस वाटर प्लस CO2 गैस। अब ये रिएक्शन हुआ कैसे, अभी देखो CO2 है, कार्बन एक है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 और SO4 तो ये चलो ठीक है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 है और एक इधर है, हाइड्रोजन 2 है, 2 है, सब कुछ बैलेंस हो गया। दिस इज हाउ इट विल हैपन, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2SO4 will give you calcium sulfate plus water plus carbon dioxide. Now how does this happen? इसका कैल्शियम Ca, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। SO4 जो है, ठीक है, वो क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड ब्रेक कर देगा, तो दिस विल बिकम कैल्शियम एंड ये SO4 2- है, ठीक है। अब H2SO4 जो है उसमें H प्लस प्लस SO4 2- है, ठीक है, 2 H प्लस है, तो ये दोनों H प्लस ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले लेंगे और दोनों हाइड्रोजन एटम्स बन जाएंगे और दोनों हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन होके हाइड्रोजन, अरे नहीं सॉरी मैंने कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया और कैल्शियम सल्फेट लिख दिया गलती से। So how does this reaction happen? So let us understand that. तो Ca and CO3, इसको जब आप dilute H2SO4 में मिक्स करोगे तो this will dissociate to form Ca2 plus and CO3 2-, ठीक है। अब H2SO4 क्या होगा, H2SO4 में H प्लस 2 है और SO4 2- है, ठीक है। अब ये दोनों H प्लस मिला के इस CO3 का एक ऑक्सीजन चुरा लेंगे, तो CO3 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, CO2 प्लस एक ऑक्सीजन, ऐसा समझो, ठीक है। दिस इज नॉट हाउ आई शुड एक्सप्लेन, बट समझने के लिए कैसे होता है। तो ये दोनों H प्लस इसका ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चुरा लेंगे तो H2O बन गया आपका, ये CO2 बच गया, वो यहाँ पे निकल गया। अभी कैल्शियम 2 प्लस और SO4 2-, ये दोनों कंबाइन कर दो तो CaSO4 बन जाता है, खत्म कहानी, हो गया बैलेंस। इसमें देखो याद होना चाहिए आपको बैलेंस किसका कितना होता है, कार्बोनेट का CO3 2- होता है, कैल्शियम का 2 प्लस होता है, तो वो याद रहना चाहिए। एंड देन दीस रिएक्शंस आर इजी टू, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द रिएक्शंस इन व्हिच अ मेटल कार्बोनेट रिएक्ट्स विद an acid to give you a salt, water and carbon dioxide. Now let me talk about a bicarbonate. Bicarbonate मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट। So let me say NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, प्लस लेट्स से हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं इन द डाइल्यूट फॉर्म, ठीक है, एंड दिस इज ऑब्वियसली इन द सॉलिड स्टेट। So this will react with sodium to give me NaCl plus H2O plus CO2. Now let us see if it is balanced. यहाँ पे CO2 प्लस एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे CO2 प्लस एक ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन इधर का एक, 2 हाइड्रोजन इधर है, तो 2 हाइड्रोजन इधर भी है, सोडियम एक है, क्लोरीन एक है, सोडियम एक है, क्लोरीन एक है, बैलेंस हो गया ये रिएक्शन, ठीक है। सो दिस NaCl will be in the aqueous form, this will be obviously liquid and CO2 आपका हमेशा gaseous form में evolve हो जाएगा। So this is how the reaction with metal carbonate and bicarbonate with any acid will give you the same result, एक salt, एक water molecule, मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकता है, salt, water and carbon dioxide gas. This has to happen. So ये हम लोग ने 3 properties देखी, अभी बाकी की भी देख लेते हैं। So I'll just erase this, you can note this down, ठीक है। Now the fourth property that I would like to discuss is the reaction of acids with base. Reaction of acids with
बेस, बेसिस, एसिड प्लस बेसिस, ठीक है। तो इसका एक जनरल रिएक्शन है वापस, तो एसिड प्लस बेस will give me salt plus water. ये एक जनरल रिएक्शन है। इसका एग्जांपल देता हूं। HCl is an acid plus NaOH is a base. अभी इसका H plus और इसका OH minus they both will bond together. तो ये H plus और OH minus दे के आपको क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा, that is H2O. अब Na plus और इसका Cl minus दोनों कनेक्ट हो जाएंगे और क्या बनेंगे? NaCl. This reaction is called a neutralization reaction. एक एसिड ने दूसरे बेस को मार दिया क्योंकि दो जो बचे थे उसमें से कोई एसिड भी नहीं रहा और कोई बेस भी नहीं रहा, ठीक है। सो दिस इज एन एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर रिएक्शन व्हिच इज आल्सो नोन एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आगे क्लियर कर देता हूं सो दैट नाउ आई होप यू अंडरस्टूड दिस हाउ इट हैपेंस। ठीक है, अभी ये एक्वस लिख के मैंने प्लस माइनस क्यों बनाया था? क्योंकि ये डिसोसिएट हो जाता है, राइट। तो HCl को मैं ऐसे भी लिख सकता था। दिस एंटायर रिएक्शन आई कुड हैव रिटन इट लाइक दिस, H plus Cl minus plus Na plus OH minus, ये इसमें स्प्लिट होगा एक्वस फॉर्म में। ये NaOH Na plus और OH minus में स्प्लिट हो जाता है, ये हाइड्रोक्सिल आयंस बनाता है। तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये H plus और OH minus पानी बना लेंगे H2O, और Na plus Cl minus क्या बना लेंगे? सॉल्ट बना लेंगे, सॉल्ट एंड वाटर। इट इज वेरी सिंपल, ओके। नाउ you can also write one more reaction. You can write H2SO4, which is also an acid, H2SO4. Plus you can write one more base. You can write KOH, potassium hydroxide. This will give you K2SO4 plus water. Now देखो, यहाँ पे SO4 का चार्ज कितना है? 2 है, और यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे पोटेशियम मेरा 2 हो गया, तो यहाँ पे 2OH करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आप देख लो बैलेंस हुआ है कि नहीं हुआ। तो इसको अगर मैं डिसोसिएट, एवरीथिंग इज इन द एक्वस फॉर्मेट, ओके, एक्सेप्ट फॉर वाटर, वाटर लिक्विड स्टेट में होगा। तो H2SO4 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, H plus SO4 2 माइनस। इस KOH का क्या लिखूंगा मैं? प्लस K प्लस और नीचे OH माइनस। अभी ऐसे मुझे 2 लगे ना, तो मैं 2 K प्लस बनाऊंगा और 2 OH माइनस। तो देखो, ये वाला H प्लस इस OH माइनस के साथ जुड़ गया, ये वाला H प्लस इस OH माइनस के साथ जुड़ गया, तो आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनना चाहिए, तो मैंने वहां पे 2 डाल दिया। अब K2 है और SO4 है, तो 2 प्लस मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया और 2 नेगेटिव, तो ये दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगे, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, और ये क्या बन जाएगा? K2SO4, ठीक है। तो ये भी बन गया आपका न्यूट्रलाइजेशन, ये आपका सॉल्ट और एक वाटर है। समझ में आया? सो ऑल दीस थिंग्स विल बी इन द एक्वस स्टेट। ऑलवेज रिमेंबर, एक्वस लिखना मत भूलना, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस यू हैव टू राइट, इट इज इन द लिक्विड स्टेट, वाटर, ठीक है। वाटर को कोई एक्वस मत लिख देना, वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर वाटर तो वाटर होता है, उसके अंदर हम लोग सब लोग को डिसॉल्व करते हैं, तो वाटर का एक्वस सॉल्यूशन में तो क्या वाटर को वाटर में डिसॉल्व किया? नहीं हो सकता ना। सो दैट इज व्हाई यू राइट इट इन द लिक्विड स्टेट, सॉरी। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ठीक है। पहला वाला क्या था? इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो ऑल एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो हम लोग ने इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर देखे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। एसिड्स भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स क्यों होते हैं? जो ज्यादा H प्लस बनाएगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कम H प्लस बनाएगा वो वीक एसिड। फिर रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, तो मेटल प्लस एसिड की सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये हम लोग ने देखा था।
फिर रिएक्शन विद मेटल कार्ब्स एंड मेटल बाइकार्ब्स, तो ये क्या आता है, कभी भी एसिड के साथ एक कार्बोनेट या तो बाइकार्बोनेट रिएक्ट करेगा तो इट विल ऑलवेज गिव यू सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके भी हम लोग ने एग्जांपल्स देख लिए। नाउ रिएक्शन विद एसिड्स एंड बेसिस, तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे एंड एक सॉल्ट बनेगा और एक वाटर बनेगा, ठीक है। तो ये सारे रिएक्शंस आपको ये 4 पार्ट में अंडरस्टैंड करना है। नाउ द फिफ्थ पार्ट, अभी इसको आप इरेज कर लो, मतलब मैं लिख लेता हूँ, मैं इरेज कर देता हूँ और आप लिख लो, सॉरी फॉर दैट। सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू learn, or the next property is reaction of acids with metal oxides. Reaction of acid with metal oxide. So acids on reaction with metal oxides, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, acids react with metal oxides. Acids react with metal oxide to give salt and water. ज़्यादा ही handwriting गंदा होते जा रहा है। So if I were to write this, I can write this as acid plus metal oxide will give me a salt plus H2. ये होगा ही होगा। Now how does this happen? Let's say acid will be in the aqueous state, metal oxide will be in the solid state, this will be in the aqueous state, and this will be obviously in the liquid state. So let's say I take an example of sodium oxide, NaO. Correct formula है? नहीं, Na2O. Oxygen का valency 2 होता है, sodium का 1. So that's why the compound becomes Na2O. Plus एसिड ले लेता हूँ मैं एक, नहीं सॉरी एसिड इसके नीचे लिखा हूँ, कोई बात, तो मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेता हूँ, तो HCl, दिस विल बी इन द एक्वस स्टेट, प्लस मेटल ऑक्साइड कौन सा है, सोडियम ऑक्साइड Na2O, दिस विल रिएक्ट टू गिव यू, ये और ऑक्सीजन मिला के पानी दे देंगे तो आपको H2O मिलेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे एक ही है, तो मैं पहले से 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो क्लोरीन 2 हो जाएंगे और सोडियम 2 है, तो 2 सोडियम और 2 क्लोरीन मिलकर 2 सोडियम क्लोराइड दे देंगे आपको, तो NaCl। देखो एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। सो काफी सारे मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, याद रखना, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, non-metallic oxides are acidic in nature. Non-metallic oxide, non-metals कौन से important है, 5, कार्बन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन का ऑक्साइड नहीं होता है, तो ये चारों के ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर एक्सेप्ट फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि न्यूट्रल है, ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। तो एसिडिक मतलब नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, यू कैन राइट दिस डाउन, नोट कर लो इसको, non-metallic oxides are acidic in nature and metallic oxides are basic in nature. Now there are certain metal oxides which are amphoteric in nature. Amphoteric मतलब क्या होता है, अगर उस मेटल ऑक्साइड को आप एक बेस के साथ रिएक्ट करवाओगे तो खुद एसिड के जैसा बिहेव करेगा, और अगर उसी मेटल ऑक्साइड को किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो इस टाइम वो बेस के जैसा एक्ट करेगा, मतलब उसका प्रॉपर्टीज चेंज हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द अपोनेंट, ठीक है। सो इसके अलावा एक और रिएक्शन हम लोग लिख सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड CuO, तो यहाँ पे कॉपर का वैलेंसी क्या है, 2 है, तो दिस इज क्यूप्रिक ऑक्साइड, प्लस आई कैन राइट H2SO4 reaction with sulfuric acid, this will give me copper sulfate CuSO4, ठीक है, ये इसके साथ चला जाएगा and it will give me 1 molecule of water। देखो ये इसके साथ और ये इसके साथ, ये कौन से टाइप का रिएक्शन हो गया, इसको आप डबल डिस्प्लेसमेंट भी रिएक्शन बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे नहीं बोल सकते क्योंकि
कॉपर सल्फेट जो है इसका प्रेसिपिटेट नहीं बनता। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक प्रेसिपिटेट हमेशा बनता था, लेकिन यहाँ पे वो नहीं बनता है। सो दैट इज व्हाई यू कैन नॉट से इट दैट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स कि किसके साथ रिएक्ट करने पे वो क्या बनता है, कैसे बनता है। तो आप अगर उसके जनरल रिएक्शंस भी याद रख लेते हो तो भी आपका काम हो जाएगा इफ यू आर गुड एट बैलेंसिंग द रिएक्शंस। तो इनिशियली आप प्रैक्टिस करो, बाद में आपको आदत हो जाएगा। सो आप वीडियो को पॉज कर लो, इतना नोट कर लो, देन आई विल इरेज दिस एंड बाकी की जो बची 4 प्रॉपर्टीज है उसको मैं देख लेता हूँ। सो नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द अदर प्रॉपर्टीज, मुझे कुछ और याद आया जो मुझे लगा कि इन्फॉर्म करना चाहिए। सो इट इज बेसिकली अबाउट एसिड का रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। सो हम लोग ने देखा था कि एसिड प्लस मेटल कार्ब और बाइकार्ब reacts to give us salt plus H2O plus CO2। तो बाकी सब तो हम लोगों ने सही से किया है, सब कुछ सीखा भी है, बट सिर्फ एक बात था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब इवॉल्व होता है तो मुझे पता कैसे चलेगा कि CO2 इवॉल्व हुआ है। बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपेरेंट, मतलब वो दिखता नहीं है, ठीक है, इट इज इनविजिबल, हमको नहीं दिखता, कलरलेस है बेसिकली, एंड उसका ओडर भी नहीं है, सो इट इज ऑल्सो ओडरलेस। सो हाउ एम आई गोइंग टू आइडेंटिफाई वेदर दिस कलरलेस गैस दैट इज इवॉल्विंग इज कार्बन डाइऑक्साइड और समथिंग एल्स? सो फॉर दैट वी हैव अ सिंपल सोल्यूशन। आप यू कैन कंडक्ट दिस एक्सपेरिमेंट लाइक दिस। सो यू टेक अ टेस्ट ट्यूब, put a rubber cork with a hole. Through that hole you put in a U-pipe, and this U-pipe is submerged in another test tube. Now in this test tube you have filled calcium hydroxide, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। नाउ यहां पे आपको एक मेटल बाइकार्बोनेट, लेट्स से यू टेक सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का पाउडर है यहाँ पे, लेट्स से इट इज NaHCO3, ओके, एंड यू फिल दिस अप let's say with hydrochloric acid or sulfuric acid, anything. So let's say I put it with HCl, okay. So now होगा क्या? An acid reacting with a sodium bicarbonate like HCl plus HNO3, तो क्या होगा? This will be HCl plus NaHCO3, ओके। सो इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोजन CO3 में से एक ऑक्सीजन चुरा लेगा एंड H2O बन जाएगा। CO3 में से एक ऑक्सीजन चला गया, बचेगा CO2 गैस इवॉल्व हुआ, ठीक है, एंड सोडियम एंड क्लोरीन एक अकेले बच जाते हैं, तो ये Na+Cl बन जाएगा, NaCl। Let's say you've taken dilute HCl. Now इस रिएक्शन में ये CO2 गैस जो इवॉल्व होगा ना, वो कहाँ पे होगा? यहाँ पे इवॉल्व होगा, यहाँ से वो पूरा गैस वैसे से ऊपर निकलेगा। After filling this space up, the gas will enter this pipe, go like this, and it will try and come out of here. Okay, इस पाइप के अंदर से बाहर निकलेगा। Now यहाँ पे क्या होगा? Calcium hydroxide will come in contact with carbon dioxide. So CaOH twice plus CO2. Now this is aqueous and now this is gaseous. It will react to give you CaCO3.
it will react to give you calcium carbonate plus water. Now calcium carbonate is a solid, and इस solid की वजह से CaCO3 की वजह से ये जो solution है, this is a clear solution, turns milky. ठीक है, this is a clear solution and it turns milky. ठीक है, अब ये तो हो गया. चलो, तो मुझे एक चीज पता है कि लाइम वाटर, this calcium hydroxide is nothing but lime water. So lime water turns milky. That is only possible if you are blowing carbon dioxide into it or sulfur dioxide. ठीक है, तो obviously इसके अंदर अभी HCl है और NaHCO3 है, तो यहाँ पे कहीं भी सल्फर तो है नहीं, तो सल्फर डाइऑक्साइड हो नहीं सकता. So that means this gas has to be carbon dioxide. So that is how I will identify whether this gas is CO2 or something else. Okay, so let us see if the reaction is balanced. So you have 4 oxygen here. Oxygen यहाँ पे 3 + 1 4. हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है, कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है. So this reaction is balanced. Now what do I do? अभी let us say कि ये पूरा solution milky white हो गया, but still यहाँ पे CO2 gas evolve हो रहा है and it is still continuously coming and what do you say? It is still trying to mix up with this solution. तो क्या होगा? अभी आपके solution में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया है. So the आगे का रिएक्शन ऐसा होगा that CaCO3 plus H2O plus CO2 will react together. मतलब यहाँ पे CO2 is in excess. हाँ, so calcium carbonate plus water plus CO2 which is in excess. I am not writing the states, वो आप assume कर लो. This is a solid, तो ये same states यहाँ पे apply होगा. This will react together to give you calcium bicarbonate CaHCO3 twice, and this will be soluble in water. That is why I have written aqueous. Aqueous मतलब क्या? कैल्शियम बाइकार्बोनेट soluble होता है तो वो डिसॉल्व हो जाएगा पानी. तो this milky solution will turn clear again. Will turn into a clear solution. तो पहले क्लियर था, उसके अंदर so पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, that is why it was clear, it was a clear solution. Now in that you added carbon dioxide, it formed calcium carbonate. Calcium carbonate क्या होता है? मार्बल होता है. मार्बल पानी में डिसॉल्व नहीं होता. So that is why that white marble that is formed makes the solution milky. अब उस मिल्की सोल्यूशन में क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट. उसके अंदर आपने और CO2 अगर एक्सेस में डालते हो तो वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देता है. नाउ कैल्शियम बाइकार्बोनेट हैपेंस टू बी सॉल्युबल इन वाटर. तो इस सोल्यूशन में कैल्शियम बाइकार्बोनेट डिसॉल्व हो जाएगा, इसीलिए ये पूरा मिल्की सोल्यूशन वापस से क्लियर हो जाएगा, तो सब कुछ डिसॉल्व हो जाएगा. सो दिस इफ दीज टू रिएक्शंस आर हैपनिंग, मतलब आपको अगर क्लियर सोल्यूशन मिल्की होता हुआ दिखता है और उसके ऊपर एक्सेस गैस पास होने पे अगर वो वापस क्लियर हो जाता दिखता है, सो दैट मीन्स दैट गैस वाज डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो दिस वाज वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू. सेकेंडली, देयर इज एन एक्सपेरिमेंट. एक और प्रॉपर्टी जो हम लोग ने डिस्कस किया था उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट है. सो लेट अस आल्सो डिस्कस दैट. नाउ दैट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड टाइट्रेशन. ओके, तो टाइट्रेशन में बेसिकली क्या करना है आपको? आप कंटेनर के अंदर एक छोटा सा कंटेनर लोगे एंड दैट कंटेनर विल कैरी एन एसिड. ओके, उसके अंदर आपने फिनोल्फ्थालीन डिसॉल्व करके रखा है. नाउ यू नो दैट फिनोल्फ्थालीन व्हेन यू पुट इट इन एन एसिड इट विल रिमेन कलरलेस. वो पहले से कलरलेस होता है और एसिड के अंदर डालने पर भी वो कलरलेस ही रहेगा. सो लेट्स से दिस इज दैट कंटेनर.
इट कंटेन्स एन एसिड प्लस आपने क्या डाला है, फिनोफ्थलीन। ठीक है, विच इज कलरलेस। तो ये सोल्यूशन क्या है, दिस सोल्यूशन इज करंटली कलरलेस। अब इसके अंदर में एक बड़ा सा ट्यूब है, ठीक है, पतला पतला सा ट्यूब होता है, ओके, एंड हियर यू हैव अ टैप। अब इसको आप पूरा एक लिक्विड से भर दो। कौन सा लिक्विड, बेस, ओके। सो नाउ क्या होगा, अब ड्रॉप बाय ड्रॉप आप इसके अंदर बेस को ऐड कर रहे हो। तो देखो एसिड के अंदर आप बेस मिक्स कर रहे हो, मतलब व्हाट रिएक्शन आर यू डूइंग, यू आर कैरिंग आउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप न्यूट्रलाइजेशन करवा रहे हो, मतलब क्या होगा, लेट्स से इस एसिड के अंदर, लेट्स से दिस इज HCl, ओके। तो इस कंटेनर के अंदर देयर आर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। फिर इसके अंदर 10 ड्रॉप्स, ओके, 10 ड्रॉप्स लिख देता हूं सो दैट यू अंडरस्टैंड द एक्सपेरिमेंट। 10 ड्रॉप्स ऑफ HCl और 10 मॉलिक्यूल्स यू कैन कंसीडर, लेकिन मॉलिक्यूल्स थोड़ा हजम नहीं होता, तो लेट अस से 10 ड्रॉप्स ऑफ HCl है इसके अंदर। नाउ मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप करके क्या करूंगा, इस बेस का एक एक ड्रॉप इस एसिड के अंदर मिक्स करते जाऊंगा। अभी यहाँ पे बेस कौन सा है, लेट्स से इट इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो नाउ इसके अंदर एक ड्रॉप ऑफ NaOH अगर मैं ऐड कर देता हूं तो क्या होगा, एक, और लेट्स से वी कैन कंसीडर ड्रॉप्स और मॉलिक्यूल्स व्हाटएवर, तो एक ड्रॉप ऑफ NaOH या फिर एक मॉलिक्यूल ऑफ NaOH विल रिएक्ट विद वन मॉलिक्यूल ऑफ HCl एंड गिव यू सॉल्ट एंड वाटर। तो अभी बचे कितने आपके पास, यू स्टिल हैव 9 मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl, ठीक है। तो ड्रॉप्स नहीं कंसीडर करते, मॉलिक्यूल्स ही कंसीडर करते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। 1, so we all know that NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ NaOH will react with one molecule of HCl to give you one salt and one molecule of water, one molecule of salt and one molecule of water, ठीक है। तो अगर मतलब अगर मैंने एक मॉलिक्यूल NaOH इसके अंदर डाला तो एक मॉलिक्यूल एक HCl के साथ रिएक्ट करके उसको निपटा देगा, गायब कर देगा। तो मतलब अभी कितने बचे, 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। फिर एक और ड्रॉप डालता हूं तो वो एक और HCl का मॉलिक्यूल को कंज्यूम कर लेगा, तो अभी कितना बचा, 8। फिर एक और डालूंगा तो 7, फिर एक और डालूंगा तो 6। ऐसे करते 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 लास्ट वाला जब मॉलिक्यूल होगा तब इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, तो जब मैं लास्ट ड्रॉप ऑफ बेस डालूंगा, मतलब NaOH डालूंगा, तो इसके अंदर का लास्ट HCl के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके वो सॉल्ट और वाटर बना देगा। अब इसके बाद इस एसिड के अंदर कोई भी, मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर एक भी मॉलिक्यूल ऑफ एसिड नहीं बचा, मतलब सारे 10 के 10 मॉलिक्यूल्स को मैंने सॉल्ट और वाटर में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। तब तक ठीक है, कोई बात नहीं। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ जैसे ही 11th मॉलिक्यूल goes inside this solution, तो अभी now this solution has only NaCl and water। NaCl भी aqueous स्टेट में है, मतलब ये वाटर और सॉल्ट का सोल्यूशन हो गया। अब इस सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर जैसे ही मैं 11th मॉलिक्यूल ऑफ NaOH डालता हूं, ठीक है, इसके अंदर NaOH डाल दिया, तो अब क्या होगा, अब इन दिस सोल्यूशन NaCl तो न्यूट्रल है, ना एसिडिक है ना वो बेसिक है। पानी न्यूट्रल है, पानी तो न्यूट्रल नहीं होता।
अब जब ये NaOH इसके अंदर जाएगा तब ये पूरे सोल्यूशन के अंदर ये अकेला बेसिक है, बाकी सब न्यूट्रल है, तो दैट मींस दिस सोल्यूशन विल नाउ बिकम बेसिक इन नेचर। और जैसे ही ये बेसिक होगा ना, ये सोल्यूशन का कलर चेंज होके बन जाएगा पिंक। क्यों? क्योंकि आपने फिनोल्फ्थैलीन भी इसके अंदर डाल के रखा है। तो फिनोल्फ्थैलीन अगर बेस के अंदर डालोगे तो तुरंत सोल्यूशन का कलर पिंक कर देगा। वैसे ही जैसे ही वो एक ड्रॉप ऑफ बेस, जब लास्ट ड्रॉप ऑफ बेस डालोगे तो वो जैसे ही वो ड्रॉप अंदर घुसेगा वो पिंक कलर का हो जाएगा। दैट मीन्स नाउ द सोल्यूशन हैज बिकम कंप्लीटली बेसिक। पहले आपने क्या लिया था? एसिडिक था, वो पूरा सोल्यूशन एसिड से ही भरा था, लेकिन अब वो पूरा बेसिक हो गया। कैसे पता चला? विद द हेल्प ऑफ फिनोल्फ्थैलीन। देखो, जब तक वो एसिडिक था तब तक ये पूरा सोल्यूशन कलरलेस था। हम लोग ने फिनोल्फ्थैलीन डाला था, वो भी कलरलेस होता है, और एसिड के अंदर डाला तो एसिड के अंदर फिनोल्फ्थैलीन कलरलेस ही रहता है। तो दैट इज व्हाई इट वाज कलरलेस इनिशियली। नाउ द मोमेंट दिस सोल्यूशन बिकेम अल्कलाइन, तुरंत आपका सोल्यूशन पिंक हो जाएगा। सो दैट इज एन इंडिकेशन कि बॉस अभी आपने सारे एसिड के मॉलिक्यूल्स को खत्म कर दिया है, एंड अभी जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो आपने डाला था, इसका प्रीवियस वाला, उसके वजह से ये पूरा सोल्यूशन अभी अल्कलाइन हो गया या बेस हो गया, बेसिक हो गया, एंड दैट इज व्हाई द कलर हैज चेंज्ड टू पिंक। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कैसे होता है, हमको कैसे पता चलेगा कि सोल्यूशन न्यूट्रल हुआ है या बेसिक हुआ है? तो इसमें कैसा होता है कि अगर समझ लो इफ आई टेक 10 ml ऑफ HCl, तो उसको मुझे न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना ml ऑफ बेस मिलेगा, तो वो ये ट्यूब के ऊपर मार्किंग रहते हैं। तो जैसे ही वो ट्यूब को ऊपर से भर के यहाँ से ड्रॉप ड्रॉप डालूंगा तो बेस का लेवल कम होते जाएगा। फाइनली जब एक लास्ट ड्रॉप डालने पे ये सोल्यूशन पिंक होता ना, तब मैं होल्ड कर दूंगा, तब मैं टैप को बंद कर दूंगा, मतलब उसके बाद कोई भी एक भी ड्रॉप जाना नहीं है। फिर मैं मेजर कर लूंगा कि भाई कितना बेस बचा, तो मुझे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि जैसे 10 ml HCl के लिए मुझे let's say 20 ml of NaOH लगा to neutralize that acid completely. So that is how you do this neutralization reaction, और इसका ये फायदा होता है कि आपको पता चलेगा कि उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना क्वांटिटी ऑफ बेस आपको लगेगा। So this is also a nice experiment to understand the use of phenolphthalein, कि आपका इंडिकेटर को आप कैसे यूज कर सकते हो, कैसे इसका काम आएगा आपको। So now with this we'll talk about the sixth property. Now the sixth property is like acids का हम लोग ने ये बताया है कि what is common amongst all the acids, जो कि हम लोग ने already discuss कर लिया है। That is nothing but every acid produces hydrogen ion. So now let's discuss कि वो हाइड्रोजन आयन का होता क्या है। एक बार वो सोल्यूशन बना दिया तो लेट्स से आपने HCl इक्वल्स, वो डिसोसिएट हो जाएगा इन दैट सोल्यूशन, पानी के अंदर वो डिसोसिएट हो जाएगा H प्लस प्लस OH माइनस, सॉरी Cl माइनस, माय बैड, Cl माइनस में वो डिसोसिएट हो गया। नाउ दिस H प्लस आयन क्या करता है, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ एक कोई भी एक वाटर मॉलिक्यूल को पकड़ के उसके साथ जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है टू फॉर्म H3O प्लस। देखो हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा तो एक और दो कितना हो गए, 3, और ये पॉजिटिव चार्ज इस पूरे मॉलिक्यूल को मिलेगा एंड दिस विल फॉर्म H3O प्लस। नाउ H3O प्लस इज कॉल्ड hydronium. So this ion is called hydronium ion. तो कोई भी एसिड को जब आप पानी में डिसॉल्व करते हो तो वो H plus ions को पानी में रिलीज करेगा। Those H plus ions will react with the water molecules to give you a hydronium ion. So this everything is aqueous. Obviously H plus ion ये भी aqueous है, ये तो liquid है, और ये ion भी क्या होगा, aqueous होगा। Now अभी कोई एसिड स्ट्रॉन्ग या वीक है वो कैसे पता चलता है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी हाइड्रोजन आयंस इट प्रोड्यूसेस। सो इफ आई वांट टू बी मोर क्लियर और मोर प्रिसाइज, आई कैन आल्सो से द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस्ड,
in a solution, the more acidic the solution will be. मतलब जितना ज़्यादा हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस हो गया उस सॉल्यूशन के अंदर, उतना ज़्यादा वो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा. सो नाउ टू अंडरस्टैंड कि कौन सा एसिड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज pH. तो हर एक एसिड का एक pH लेवल होता है. नाउ pH इज P small H capital, pH. Now this P stands for potence and H stands for hydrogen. तो pH का वैल्यू मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन. इसका मतलब ये है जितना ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स है आपके पास उतना उसका एसिडिटी का लेवल ज्यादा है. सो टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ एसिडिटी देयर इज अ स्केल known as a pH scale. Now this scale is called a pH scale. Now pH scale starts from 0 and goes up to 14. ठीक है, तो जितना छोटा नंबर उतना ज्यादा एसिडिक होगा. तो 0 पे इट विल बी मोस्ट एसिडिक and 14 पे it will be most non-acidic. That means उसका opposite अगर करूँगा तो it will be most basic. यहाँ पे exactly बीच में there is this number 7. 7 indicates that it is neutral. ठीक है, so जितना pH value कम है in this direction it will become more acidic, and if you cross 7 so that means you are also in, now you are in the basic zone. मतलब अभी आप एसिड रहे ही नहीं, आप बेस बन गए हो. so 7 से इस तरफ जितना जाओगे this will be more basic. ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं कि किसी एसिड का pH लेवल इज 2 एंड किसी और एसिड का pH लेवल इज 2.5, तो इनमें से कौन सा एसिड इज मोर एसिडिक? सो द आंसर वुड बी द वन विद अ लोअर pH वैल्यू. ठीक है, जिसका pH वैल्यू कम वो ज्यादा एसिडिक होगा. ठीक है, अभी जस्ट टू गिव यू एन इंफॉर्मेशन, ये जो pH वैल्यू है वो एक्चुअली लॉगरिथम से आता है. सो लॉगरिथम ऑफ द लॉग ऑफ द H plus concentration. So now the H plus molecules are present in a given solution in certain quantities. So let's say मैं 10 के powers में explain करता हूँ. So वो क्या हो जाता है? तो let's say कि एक solution के अंदर 1 liter solution के अंदर there are 10 raised to 2 10 raised to let's say minus 2. Let's say I'll take the negative log. So negative log of 10 raised to minus 2 number of hydrogen ions है. तो this will be 10 raised to minus 2 is the concentration. अब ये minus 2 जब यहाँ पे आएगा तो plus 2 हो जाएगा. Plus 2 of log 10, that this thing becomes 1, so that is why your pH level becomes 2. अभी ये आप नहीं भी understand करोगे तो भी चलेगा. ठीक है, तो just remember for now that the acid with the lowest pH value will be the most acidic. So this is about the pH scale. So water is neutral. Human body is supposed to range from 7 to 7.5 I guess or 7.8. ये रेंज के अंदर अपने बॉडी का pH होना चाहिए. Now in the mouth, so that means this is on the alkaline side. So your body pH should be alkaline. Your blood should be least possibly acidic. जितना acidic आपका blood है उतना ज़्यादा आपको health issues होगा. So your stomach produces a lot of hydrochloric acid to digest food. Now in certain cases when you eat a lot of oily stuff, now the oily stuff does not get digested so easily. So what happens is the body secretes extra hydrochloric acid to digest
like the tough food, like जो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है. So now the extra hydrochloric acid that is being produced happens to cause a lot of skin burns inside your stomach. वो आपकी stomach की lining के contact में आता है and वो जलता है. So that is why your stomach hurts and though you get those like sour burps continuously. So that is what we say, इसको बहुत acidity हो गया. So now what does one do when somebody is actually having a lot of acidity? तो you must have seen कि भाई उसको इनो पिला दो, ठीक है, तो इनो पिला दो, नहीं तो वो जेल्यूसिल का टैबलेट दे दो, नहीं तो जेल्यूसिल का सिरप दे दो. तो these all things which we have seen on the television, I'm just saying that. So basically जेल्यूसिल जो होता है उसके अंदर एंटी एसिड होते हैं which are known as antacids. So now eno is also an antacid. जितने भी एसिडिटी को कम करने वाली दवाइयाँ होती हैं they are all called antacids. एंटासिड मतलब एंटी एसिड, मतलब एसिड को काउंटर करने वाला. सो एसिड को काउंटर करने के लिए क्या यूज करते हैं? नेचुरल सी बात है, उसको न्यूट्रलाइज अगर आपको करना है, एसिड को गायब कर देना है, तो आप उसको एक बेस के साथ रिएक्ट करो. सो दैट इज व्हाई सच मेडिसिन्स विल ऑलवेज हैव कंपाउंड्स लाइक MgOH twice. Now MgOH twice is an alkali. मतलब क्या है? वो एक बेस है. अभी अल्कली क्या है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा. सो फॉर नाउ यू कैन फॉरगेट इट. सो दिस इज अ बेस. अब इसको जब आप वो मेडिसिन के अंदर ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. नाउ दिस इज अ बेस. अब जब आप उसको पियोगे तो वो आपके स्टमक के एसिड के कांटेक्ट में आएगा एंड यू नो दैट एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर. तो उसके वजह से आपके अंदर जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, सॉल्ट और वाटर बन जाएगा, तो यू विल फील रिलीफ. ठीक है. कैल्शियम कार्बोनेट, नहीं सॉरी नॉट कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज योर बेकिंग सोडा. उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो एसिड को न्यूट्रलाइज करती है, जो कि हम लोग ने देखा. बाइकार्बोनेट प्लस एन एसिड विल गिव यू सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो बेकिंग सोडा किसके अंदर होता है? इनो के अंदर बेकिंग सोडा ही होता है प्लस सर्टेन अदर इंग्रेडिएंट्स. तो क्या होता है, उसको जैसे ही आप पानी के अंदर डालोगे, ठीक है, और उसको आप पी जाते हो, तो पहले तो उसके अंदर बहुत सारे बबल्स होते हैं, ठीक है. देन व्हेन यू ड्रिंक दैट लिक्विड it goes inside, reacts with the acid and produces more carbon dioxide. इसीलिए that is why you get more burps, like burp, वो continuously होते रहेगा आपको. Why? Because all the acid that is coming in contact with this antacid, जो इनो के साथ, जो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जो कांटेक्ट में आ रहा है, वो उसको वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहा है, and that carbon dioxide is basically coming out in your burps. So which is a sign कि भाई थोड़ा बहुत एसिड आपका न्यूट्रलाइज हुआ है. So these are the different types of antacids that you get in the market. उसके ये छोटे बहुत ingredients हैं. So magnesium hydroxide is also known as milk of magnesium. ठीक है. So this is about antacids. Now let us discuss something more about acids. अब जो एसिड्स होते हैं, वी हैव सीन दैट दिस इज द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस इज द वीक एसिड. ओके फाइन, नो प्रॉब्लम्स विद दैट. बट अगर मुझे ये पता करना है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड जो मैंने लिया है उसको अगर मुझे वीक बनाना है, तो वीक बना सकते हैं क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड विल रिमेन स्ट्रॉन्ग, उसको आप वीक नहीं बना सकते. तो उसको क्या कर सकते हैं? What you can do is you can dilute it. So there are कोई भी एक एसिड का दो वर्जन होता है. One is the concentrated version and the other one is the dilute version. ठीक है. अभी I can have two containers containing hydrochloric acid. एक में concentrated hydrochloric acid होगा, दूसरे में dilute hydrochloric acid होगा. So what do I mean by concentrated hydrochloric acid? So by concentrated, I mean to say that in this bottle of hydrochloric acid will contain the least possible amount of water and the maximum most possible amount of hydrochloric acid. Okay.
डाइल्यूट में क्या होगा, डाइल्यूट विल कंटेन मोर अमाउंट ऑफ वाटर एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट. सो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाइल्यूट कर रहा हूँ, मतलब क्या, उसकी क्वांटिटी को कम कर रहा हूँ, और उसके कंपैरिजन में पानी के मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स कम होंगे. कॉन्सेंट्रेटेड के केस में क्या होता है, मैक्सिमम पॉसिबल यू विल ट्राई एंड कीप मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो नाउ अगर मुझे किसी ने दे दिया कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, लेट्स से फॉर एग्जांपल आई हैव सल्फ्यूरिक एसिड. नाउ आई वांट टू यूज दैट एसिड, बट मुझे इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं चाहिए. आई वांट अ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. तो मैं अभी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड खरीदने जाऊं, उससे अच्छा मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन डाइल्यूट इट हियर ओनली, अपने घर पे ही डाइल्यूट कर सकता हूं. कैसे? सो व्हाट आई नीड टू डू इज आई विल टेक अ कंटेनर. This will contain water, okay, and I will take concentrated sulfuric acid. Now this is concentrated sulfuric pH. एंड उसके अंदर आई विल मिक्स वाटर विथ सल्फ्यूरिक एसिड. तो उसमें वाटर आपको बेस में देना है कंटेनर में, एंड ड्रॉप बाय ड्रॉप. नाउ दिस इज, ये ड्रॉप बाय ड्रॉप नहीं लग रहा, बट एक्चुअली व्हेन यू आर पोरिंग सल्फ्यूरिक एसिड यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल. एंड आपको पानी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करना है. सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर पानी डाल दोगे तो नहीं चलता है. नाउ व्हाट व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज इफ यू टेक अ कंटेनर फुल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड दैट टू कॉन्सेंट्रेटेड, अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर अगर आप यू पुट वाटर, ठीक है, क्या होगा पता है, दिस water when you mix it with sulfuric acid is a highly exothermic reaction. Now because of so much of heat that will be produced in a fraction of a second will cause the sulfuric acid to spill, and concentrated sulfuric acid spill होगा तो आपके कपड़ों पे भी गिर सकता है, आपके स्किन पे भी गिर सकता है, and this is very dangerous because concentrated sulfuric acid is very dangerous for the skin. It can really damage your skin. Okay, clothes के ऊपर डालेंगे तो आपके कपड़ों के अंदर छेद हो जाएंगे, ठीक है. There is an experiment in which you can try this कि आप एक ड्रॉपर ले लीजिए and you keep a few tissues. टिश्यू के ऊपर एक ड्रॉप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का डालिए और एक ड्रॉप डाइल्यूट एसिड का डालिए. जब आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालोगे तो वो एसिड पूरे पेपर को जला के उसको काला करके वो पूरे टिश्यू पेपर को फाड़ देगा, वहां से एक होल हो जाएगा उसके अंदर थ्रू एंड थ्रू. एंड जब आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो वो पेपर सिर्फ उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको कुछ ज्यादा डैमेज नहीं होगा. सो दैट इज हाउ डेंजरस सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी इन द कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म. सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू ऐड sulfuric acid to water and not water to sulfuric acid. This method is not recommended. इसमें क्या हो सकता है, spill हो सकता है, ठीक है. If sulfuric acid spills, you're like screwed, मतलब बात लग गई आपकी, सब जला दोगे, and this is a very dangerous task. Next thing is, इस एक्सपेरिमेंट को आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप करना है एंड कंटिन्यूसली पानी को स्टीयर करना है. तो क्या होगा ना, आप जब एक दो ड्रॉप, तीन ड्रॉप, चार ड्रॉप, जैसे 4 ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आपने इसके अंदर डाल दिया, इफ यू आर कंटिन्यूअसली स्टीयरिंग इट, आप इस कंटेनर की बेस को टच करके देखना, हल्का हल्का गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा. व्हाई? बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड इज कमिंग इन कांटेक्ट विद वाटर. सो हीट तो जनरेट होगा, लेकिन वो हीट इतना ज्यादा नहीं होगा कि सब कुछ स्पिल हो जाए. सो दैट इज व्हाई आप उसको स्टीयर भी कर रहे हो, सो दैट वो हीट भी डेसिपेट हो जाए, उसका अच्छे से मिक्सिंग भी हो जाए. So that is why it is always advisable to add sulfuric acid to water and not water to sulfuric acid. ठीक है, तो this is how you would dilute any acid, especially sulfuric acid. Okay, because its reaction with water is highly exothermic. Now with this,
लेट अस डिस्कस अ फ्यू मोर प्रॉपर्टीज, जो कि हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, लेकिन जो मैंने बताया था ना 9 प्रॉपर्टीज है, उसमें से 5 ये थी, ठीक है। द 6th प्रॉपर्टी इज व्हाट इज कॉमन अमंग्स्ट ऑल द एसिड्स, वो हम लोग ने देख लिया दैट ऑल द एसिड्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर दे डिसोसिएट टू फॉर्म hydrogen ions. That is the most common thing in all the acids that are there. Then the second thing that we have to understand is acids do not show acidic properties when they are not in contact with water. So what I mean to say is, अगर मेरे पास एक एसिड है लेकिन उस एसिड के अंदर पानी ही नहीं है, तो it will not have its acidic properties. मतलब उसको आप छुओगे, हाथ पे लगाओगे, कुछ नहीं होगा. Now why is that possible? Because let's say we do this example, ठीक है. Let's say I have a test tube. Okay. अब इसके अंदर मैं सोडियम क्लोराइड डाल देता हूं, ठीक है, और इसके अंदर एक ट्यूब डालते हैं विच इज ऑब्वियसली थ्रू अ रबर कॉर्क. ओके, एंड इसके थ्रू मैंने क्या डाल दिया है इसके अंदर, यहां तक सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी डाइल्यूट होगा, ठीक है. तो ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे इट विल गिव मी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl गैस. ये जो HCl गैस इवॉल्व होगा वो इस ट्यूब के अंदर से बाहर आने की ट्राई करेगा. सो नाउ व्हाट डू आई डू, ये जो HCl गैस है उसको मैं क्या करता हूं, एक ट्यूब के अंदर से पास करता हूं, जहां पे यहां पे लेट से मैंने कैल्शियम क्लोराइड रखा है CaCl2. अब कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, इस गैस के अंदर अगर कहीं पे भी मॉइस्चर है तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर देगा और इस गैस को ड्राई कर देगा, ठीक है. नाउ दिस ड्राई गैस को यहां से बाहर आने देते हैं एंड आई ब्रिंग अ लिटमस पेपर, लेट्स से एक लिटमस पेपर का स्ट्रिप है. अभी आई नो दैट HCl गैस इवॉल्व हो रहा है, तो मैं एसिडिक गैस को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं ब्लू लिटमस लूंगा, क्योंकि ब्लू लिटमस अगर रेड टर्न हो गया तो दैट मींस इट इज एसिडिक. तो ये क्या होगा, दिस विल बी अ ब्लू लिटमस स्ट्रिप, ठीक है. अब ये ब्लू लिटमस स्ट्रिप जब ये HCl गैस के कांटेक्ट में आएगा तो इट शुड टर्न रेड, राइट, लेकिन ये नहीं होगा. क्यों? बिकॉज दिस लिटमस पेपर का जो स्ट्रिप है, ये ब्लू लिटमस पेपर का, ये ड्राई है, ठीक है. तो दैट इज व्हाई द एसिड इज अनेबल टू चेंज इट्स कलर. अब मैं क्या करता हूं, वो ब्लू लिटमस पेपर को मैं मॉइस्ट कर देता हूं. तो अब ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर, गीला हो गया. अब जब ये गीला है तब गीले मॉइस्ट लिटमस पेपर के कांटेक्ट में जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द गैसियस फॉर्म इसके कांटेक्ट में आता है, तब ये इसका कलर चेंज कर देता है. And then we can say that since the color has been changed to blue, that means जो गैस निकला होगा वो एसिडिक होगा. So this experiment actually shows us that जो acids होते हैं they do not show acidic properties in the absence of water. अगर water है तो ही वो acidic properties बता सकते हैं. But did you understand why? That is because पानी के कांटेक्ट में आने पे ही वो डिसोसिएट होगा. जब वो डिसोसिएट होगा तभी वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर पाएगा. एंड अगर हाइड्रोजन आयन उस सॉल्यूशन के अंदर है तो ही तो वो एसिडिक होगा.
सी कोई भी सब्सटेंस एसिडिक क्यों होता है, दैट इज बिकॉज उसको जब आप पानी के अंदर डिसॉल्व करोगे तो वो H+ आयंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लेकिन अगर वो H+ आयंस प्रोड्यूस ही नहीं करता तो कैन आई से इट इज एसिडिक? नो, इट इज नॉट एसिडिक, करेक्ट। तो अगर मैं पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं करता तो HCl, तो HCl गैस, वो HCl मॉलिक्यूल इज इंटैक्ट, उसको सेपरेट नहीं किया है। अगर उसको सेपरेट करेंगे तो उसका हाइड्रोजन अलग होगा ना, लेकिन अगर उसका हाइड्रोजन अलग ही नहीं हुआ तो इट विल नॉट बी एबल टू गिव यू H+ आयंस, और अगर H+ आयंस नहीं दे पाए तो वो एसिडिक प्रॉपर्टीज कैसे शो करेगा? सो दैट मींस एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक प्रॉपर्टीज इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, ठीक है। नाउ देयर इज वन मोर थिंग दैट आई लाइक टू शेयर, कि हम लोग ने देखा कि जो भी कंपाउंड हाइड्रोजन वाला होता है वो ज्यादा करके वो एसिडिक हो जाता है, बट दैट इज नॉट ऑलवेज द केस। सो बेसिकली जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि दैट ऑल द कंपाउंड्स containing hydrogen are not acidic। मतलब अगर मैं एक सोल्यूशन लेता हूं HCl का, ठीक है, डाइल्यूट HCl है, इसके अंदर मैं 2 इलेक्ट्रोड्स डाल देता हूं एंड बोथ दीस इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू अ बैटरी, ठीक है। सो करंट इसके अंदर से पास होगा एंड आई विल गेट टू नो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एमीटर लगा देता हूं तो एमीटर मुझे बताएगा कि हाँ भाई करंट पास हो गया। बट नाउ इफ आई टेक द सेम सॉल्यूशन एंड उसके अंदर मैं क्या डाल देता हूँ, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। अगर इस सॉल्यूशन के अंदर मैं ग्लूकोज डालता हूँ और पानी के अंदर मिक्स कर देता हूँ तो क्या ये करंट पास होगा? नहीं होगा। व्हाट डज दिस मीन? कि ग्लूकोज के पास हाइड्रोजन तो है, लेकिन पानी में डिसॉल्व करने पे वो हाइड्रोजन आयंस नहीं प्रोड्यूस करता है, वो डिसोसिएट नहीं हो रहा है। इफ इट इज नॉट डिसोसिएटिंग एंड नॉट रिलीजिंग H+ आयंस, चार्ज पार्टिकल नहीं बना रहा है, तो वो चार्ज आयंस अगर इस सोल्यूशन में नहीं है तो इस सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है वो ट्रांसफर कौन करेगा? एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक कोई नहीं करेगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगा तो करंट पास होगा क्या? नहीं होगा। दैट इज व्हाई ग्लूकोज, इवन दो इट हैज हाइड्रोजन, बट इट इज नॉट एसिडिक। व्हाई? बिकॉज ये डिसोसिएट होके हाइड्रोजन आयंस को पानी में छोड़ नहीं देता है। दैट इज व्हाई every compound that has hydrogen need not necessarily be acidic in nature। तो कौन से सब्सटेंस एसिडिक होंगे? Only those substances which are able to produce H+ ions when dissolved in water, ठीक है। So with this we complete the acidic properties का part, and in the next class we will start with properties of bases। तो उसके लिए एक dedicated lecture रखेंगे and then the last part would be about salts। So till then, until we meet in the next lecture, be happy, stay safe, and thank you for watching. Please subscribe.